हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सीए इंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले फॉर May 24 एंड November 24 एग्जाम्स न्यू कोर्स कैपिटल गेन चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक टॉपिक, बड़े टॉपिकों में से एक टॉपिक, दैट इज कैपिटल गेन्स। सबसे पहले कैपिटल गेन्स में बहुत किस्म के चार्जिंग सेक्शन है और कैपिटल गेन्स के प्रोविजन सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 के बीच में फैले हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी भी हेड ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए हमको उसका चार्जिंग सेक्शन पता होना चाहिए। और कैपिटल गेन्स में दो किस्म के चार्जिंग सेक्शन है, जैसे पीजीबीपी में भी दो किस्म के चार्जिंग सेक्शन थे, एक जनरल चार्ज, एक स्पेशल चार्ज। तो आज हम लोग सबसे पहले जनरल चार्ज के बारे में बात करेंगे, फिर स्पेशल चार्ज के बारे में भी बात करेंगे। जनरल चार्ज के अंदर सबसे पहले क्या करना होगा, आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? आपको कैपिटल से ट्रांसफर करना पड़ेगा, उससे प्रॉफिट्स एंड गेन्स कमाना पड़ेगा और वो आपका चार्जेबल होगा। कब चार्जेबल होगा? जिस ईयर में ट्रांसफर करोगे उसी साल में कैपिटल गेन्स चार्जेबल होगा। अभी इन सारे शब्दों का एक एक करके हमको मतलब समझना पड़ेगा। सबसे पहले कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है? कैपिटल एसेट का डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2 क्लॉज 14। दो तरीके से दिया है, एक तो कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है वो बोला है, और फिर कैपिटल एसेट में से क्या क्या बाहर निकल जाएगा उसके बारे में बात किया गया है। कैपिटल एसेट का मतलब पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, तीन पॉइंट्स है यहां पर। उसमें से थर्ड वाला पॉइंट हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, ए और बी हम लोग अभी पढ़ लेंगे। ठीक है, कैपिटल एसेट में सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएचई। किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो एसएचई के पास है वो उसका कैपिटल एसेट है। ये बहुत बड़ा समंदर है, मैंने क्लास में आपको बोला था, इसमें सब कुछ आ जाएगा। बिजनेस से रिलेटेड है, प्रोफेशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल एसेट है, बिजनेस एसेट है, मूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, फिक्स्ड है, सर्कुलेटिंग है, किसी भी किस्म का एसेट है, वो सब कुछ पॉइंट नंबर ए में कवर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर बी में क्या आएगा? अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भारत की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके कुछ सिक्योरिटीज खरीदती है, वो बेचती है, तो वो हमेशा कैपिटल एसेट माना जाएगा। उसको गवर्नमेंट ने बोला है, उसको हम स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट वी विल सी लेटर व्हेन वी विल डू द डिस्कशन ऑफ व्हाट यूलिप। यूलिप का डिस्कशन करेंगे तब थर्ड वाले पॉइंट पे हम लोग बात कर लेंगे। अब कैपिटल एसेट में क्या आएगा वो तो मैंने बता दिया, क्या नहीं आएगा। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड को बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि वो पीजीबीपी में चला जाता है। पर्सनल मूवेबल आइटम्स, पर्सनल प्लस मूवेबल अगर कुछ है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अच्छा, अगर पर्सनल है और इमूवेबल है तो वो कैपिटल एसेट है। अच्छा, मूवेबल है और बिजनेस है तो भी कैपिटल एसेट है। पर्सनल और मूवेबल दोनों अगर है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। लेकिन कुछ एसेट्स जो पर्सनल मूवेबल होने के बावजूद भी कैपिटल एसेट माने जाएंगे, वो है पीजे दास, मैंने क्लास में बोला था, पेंटिंग, ज्वेलरी, ड्राइंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट एंड स्कल्पचर, ये सारे एसेट्स भले ही वो पर्सनल मूवेबल है तो क्या हुआ, ये हमेशा 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 कैपिटल एसेट माने जाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, रूरल और एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, इंडिया में है तो वो कैपिटल एसेट नहीं माना जाएगा। अब रूरल किसे बोला जाता है, इसके लिए मैंने आपको चार्ट बना के बताया था। अगर आपका एरिया का पॉपुलेशन 10,000 के अंदर है तो वो रूरल है। 10,000 या उससे ज्यादा है, 1 लाख रुपए, 1 लाख तक पॉपुलेशन है आपके एरिया का लास्ट सेंसस के हिसाब से, तो वो एरिया अर्बन माना जाएगा। अब वो तो अर्बन माना ही जाएगा, उसको लगकर 2 किलोमीटर की लैंड भी अर्बन मानी जाएगी अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख तक है तो। और 1 लाख से ज्यादा है, 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो वो तो अर्बन माना जाएगा, उसको लगकर 6 किलोमीटर की लैंड भी अर्बन मानी जाएगी। मैंने 3 सर्कल बनाया था, देखो क्लास के अंदर। तीसरा, अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है लास्ट सेंसस के हिसाब से, लास्ट सेंसस कब हुआ था भारत में? 2011 के अंदर, तो उस सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह चेक करना पड़ेगा कि वो तो है ही अर्बन, उसको लगकर 8 किलोमीटर की लैंड भी क्या है? अर्बन मानी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। पर्सनल टीवी, फ्रिज, कार एक्सेट्रा इज नॉट अ कैपिटल एसेट। क्यों? क्योंकि पर्सनल मूवेबल है। पर्सनल ज्वेलरी एक्सेट्रा कैपिटल एसेट है। सिल्वर यूटेंसिल्स कैपिटल गेन्स नहीं माना जाएगा, लेकिन वही अगर गोल्ड यूटेंसिल्स बेचोगे तो कैपिटल गेन्स लग जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अब दूसरी चीज हमको पढ़ना है वो है कैपिटल एसेट के बाद उसको ट्रांसफर करना भी जरूरी है अगर कैपिटल गेन्स लगाना है तो ट्रांसफर का मतलब क्या है? ट्रांसफर में बहुत सारी चीज है। ट्रांसफर का डेफिनेशन गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव तरीके से दिया है। जैसे ट्रांसफर में सेल आता है, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज भी ट्रांसफर है, रेलिंग्विशमेंट मतलब कुछ त्याग करना, एक्सटिंग्विशमेंट मतलब कुछ खत्म हो जाना, खत्म हो गया आपका असेट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपलसरी एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट करती है वो भी ट्रांसफर है। फिर अगर कैपिटल असेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हो फिर आगे जाकर बेचते हो तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है, ये चीज याद रखना। फिर इमोबल प्रॉपर्टी में जिस दिन आप पोजेशन देते हो वो डेट को माना जाता है डेट ऑफ ट्रांसफर। इन केस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी डेट ऑफ पोजेशन इज डेट ऑफ ट्रांसफर। फिर उसके बाद में इमोबल प्रॉपर्टी के अंदर एक और पॉइंट है कि आप सोसाइटी में रहते हो, तो सोसाइटी में जब आप रहते हो तो आप ओनरशिप किसी को ट्रांसफर नहीं करते हो, याद करो ओनरशिप सब सोसाइटी के नाम पे होती है।
आप सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हो, उस प्रॉपर्टी का राइट ट्रांसफर करते हो, एंजॉयमेंट टू राइट, राइट टू एंजॉयमेंट ट्रांसफर करते हो, तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। और अगर मैच्योरिटी करते हो जीरो कूपन बॉन्ड या रिडेम्पशन करते हो जीरो कूपन बॉन्ड का, तो वो भी क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा। चेक कर लो, ठीक है। तो ये है आपका ट्रांसफर का डेफिनेशन। तो कैपिटल असेट में क्या आता है क्या नहीं आता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसफर के डेफिनेशन में क्या आता है क्या नहीं आता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। कंप्यूटेशन कैसे करोगे कैपिटल गेन्स का, देखो दो तरीके हैं। एक तो सेक्शन 48 के अंदर जो अदर देन ब्लॉक ऑफ असेट वाले कंप्यूटेशन है, और सेक्शन 48 में कौन सा कंप्यूटेशन करते हो आप, ब्लॉक ऑफ असेट वाला कंप्यूटेशन सेक्शन 48 में करते हो। बी वेरी केयरफुल, सेक्शन 50 में करते हो, सॉरी। सेक्शन 48 में अदर देन ब्लॉक वाला कैपिटल गेन्स कंप्यूट करोगे जो ब्लॉक में नहीं आता है, जैसे लैंड, जैसे ज्वेलरी, जैसे शेयर्स, जैसे डिवेंचर्स, जैसे कोई आर्टिस्टिक वर्क, जो ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट नहीं है। और प्लांट मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग ये ब्लॉक का पार्ट है, उसका आप कहां पर कैलकुलेशन करोगे, सेक्शन 50 में, वो आगे जाकर करेंगे। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, उसमें से एक्सपेंसेस और ट्रांसफर निकाल दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म है तो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट अगर लॉन्ग टर्म है तो, उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आ जाएगा। अब एक अमेंडमेंट आ गया यहां पर कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में कुछ चीजें नहीं आएगी। जैसे अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी खरीदा और उसके ऊपर लोन लिया है और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, और उस इंटरेस्ट का डिडक्शन या तो आप हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 24 में ले लो, या तो चैप्टर 6 से में आप उसका डिडक्शन ले रहे हो, एटीईई ए, याद है 50,000 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है आपको चैप्टर 6 से में। अगर आप हाउसिंग लोन लोगे तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 2016 में, 2018 में, याद है, जाकर चेक करना। तो अगर आप कोई हाउसिंग लोन लेते हो, उसका डिडक्शन ऑलरेडी सेक्शन 24 या चैप्टर 6 से में ले रहे हो, तो वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के तौर पर डिडक्शन नहीं ले सकते हो। चेक कर लो यहां पर। अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, ये पता लगाते कब असेट शॉर्ट टर्म होगा कब लॉन्ग टर्म होगा। देखो शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन इनकम टैक्स में है, लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन इनकम टैक्स में नहीं है, तो जो शॉर्ट टर्म नहीं है वो लॉन्ग टर्म बन जाएगा, सिंपल एज दैट। सबसे पहले इसमें आखिरी वाला पॉइंट काट देना, वो गलती है। मार्केट लिंक डिबेंचर 36 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट लिंक डिबेंचर्स हमेशा डीम टू बी ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये आगे जाकर अमेंडमेंट आएगा, उसमें जाकर मैं बताता हूं। ये फाइनेंस एक्ट 2023 का अमेंडमेंट है, तो सॉरी फॉर दिस। ये हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, इसके अंदर लॉन्ग टर्म का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है। तो शॉर्ट टर्म कब होगा, जनरली अगर आप डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल के एक दिन पहले तक, हमेशा याद रखना, डेट ऑफ सेल के एक दिन पहले तक का पीरियड काउंट करना होता है, डेट ऑफ सेल को काउंट नहीं करना होता है। उतना पीरियड अगर 36 मंथ्स तक है तो आपका असेट शॉर्ट टर्म है, और 36 मंथ से ज्यादा है, 36 मंथ्स तक है तो शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म। अब कुछ एसेट्स है जो 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, 12 महीने में, जैसे लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म, लिस्टेड सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, डिबेंचर्स एक्सेट्रा 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म। अब ये लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, से फर्क नहीं पड़ता है। जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, फर्क नहीं पड़ता है, 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। तो ये चार असेट जो है ये 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो रिवीजन वीडियो सुनते रहो, अपने आप रट्टा हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ असेट्स है जो 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। उसमें दो असेट्स है, एक लैंड एंड बिल्डिंग 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएगी, और एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एंड अनलिस्टेड प्रेफरेंस शेयर 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाएंगे। इन 4-5 आइटम को छोड़कर बाकी सारे आइटम्स आपके 2-3, बाकी सारे आइटम्स आपके 36 मंथ्स के बाद ही लॉन्ग टर्म होंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे काउंट करने का मैंने आपको बता दिया। 15 अप्रैल को असेट खरीदते हो और 15 अप्रैल को असेट बेचते हो, तो 15 अप्रैल 2022 से लेकर 14 अप्रैल 2024 तक काउंट करना होता है, डेट ऑफ ट्रांसफर के एक दिन पहले तक, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। नाउ अगर मैंने एक लैंड खरीदा आज से 15 साल पहले, और आज मैंने उस पर एक बिल्डिंग बनाया और फिर मैंने उसको बेच दिया, तो 15 साल पहले लैंड खरीदा था 10 लाख रुपए में, आज उस पर बिल्डिंग बनाया, फिर आज उसको 1 करोड़ में बेच दिया, तो मेरा कैपिटल गेन्स लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म होगा, क्योंकि लैंड तो 15 साल पुरानी है और बिल्डिंग तो अभी बनाया। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट ने बोला आपको आपका सेल कंसिडरेशन बाइफरगेट करके दो अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चेक करो प्लीज, जो लैंड है उसको लॉन्ग टर्म बताओ और जो बिल्डिंग है उसको शॉर्ट टर्म बताओ, और उस हिसाब से आप अपना टैक्स बेनिफिट लीजिए प्लीज, चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, बी वेरी केयरफुल, जिसमें सेक्शन 48 के अंदर कुछ प्रोवाइजोस हैं जो हमको एक एक करके पढ़ना है अभी। फर्स्ट प्रोवाइजो टू 48, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, कंडीशन सुन लो। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फॉरेन कंपनी हो, कंडीशन नंबर 1, और अगर आप इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदते हो, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 1 नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी हो, कंडीशन नंबर 2 इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स खरीदते हो, कंडीशन नंबर 3 फॉरेन करेंसी में खरीदते हो, फॉरेन करेंसी में, तो फिर आपको कैलकुलेशन इस चैप्टर के इस प्रोविजन के हिसाब से करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा,
आपको सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को पहले डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर डॉलर से वापस रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले आप रुपीस में कैलकुलेशन कर लो, उसको डॉलर में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करो सर, कौन सा रेट लो? टीटीबीआर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर सेलिंग रेट डिवाइड बाय 2, एवरेज लो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, इन दोनों के लिए। तो सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर को पहले डॉलर में कन्वर्ट करो, मतलब फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करो। कौन से रेट पर? एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ बाइंग। मैंने इस पे एग्जांपल भी लिखा है, आप वो खोल के देख सकते हो। एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ सेलिंग, सॉरी, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, आप सेल कंसिडरेशन, एक्सपेंस और ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको भी कन्वर्ट करो डॉलर में। कौन से रेट पर? अब एवरेज रेट ऑन द डेट, एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ परचेस के हिसाब से उसको वापस से डॉलर में कन्वर्ट करो। अब आपका कैपिटल गेन कन्वर्ट हो गया डॉलर में। अब उसको वापस से रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए अब एवरेज नहीं लेना है, अब सिर्फ बाइंग रेट लेना है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब एवरेज नहीं लेना है। जब रिकन्वर्ट करते हो तो सब तब सिर्फ बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। वो एग्जांपल सामने रखो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, ये चीज याद रखना। अगर आप इस प्रोवाइजो में आओगे तो इंडेक्सेशन एप्लीकेबल नहीं, और इस प्रोवाइजो में कब आओगे? बी वेरी केयरफुल। अगर आप नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स खरीदते हो, फॉरेन करेंसी में खरीदते हो, तो आपको इधर ही आना है। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कम हियर। और यहां पर आओगे तो इसी तरीके से कैलकुलेशन होगा, और इस तरीके से कैलकुलेशन होगा तो अनफॉर्चुनेटली आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला है। माफ करो प्लीज। इंडेक्सेशन किस पर मिलता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे मिलता है। सारे एसेट्स पे मिलता है नहीं, कुछ एसेट्स पे नहीं मिलता है। उस पर हम लोग बाद में लिस्ट भी बना चुके हैं, वो देख लेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन इंडेक्सेशन कैसे मिलता है? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो भी कॉस्ट है आपका वो ले लो, उसको मल्टीप्लाई करो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर से, डिवाइडेड बाय जब आपने उसको पहले खरीदा था उसके कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से डिवाइड कर दो। ये बहुत बड़ी सिंपल चीज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इंडेक्सेशन कौन से साल से शुरू हुआ था? 2001 2002 से शुरू हुआ था, और करंट ईयर का इंडेक्सेशन कितना है? 348 है। सर 2001 2002 के पहले खरीदा तो असेट क्या करने का, उसके लिए क्या करने का, हम लोग आगे जाकर उसको देख लेंगे। ठीक है, अभी यहां पर ही देख लेंगे। इनफैक्ट अगर असेट 2001 के पहले खरीदा तो क्या करने का? 1/4/2001 का कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो कंसिडर करने का चेक करो। तो 1990 में अगर बिल्डिंग खरीदा था तो उसका कैसे निकालोगे इंडेक्सेशन? इंडेक्सेशन निकालने के लिए आप 1990 से इंडेक्सेशन नहीं निकाल सकते हो, तो उसका पहले 1/4/2001 का कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो ले लो, और फिर 2001 से 2023-24 तक आप इंडेक्सेशन कर दो। उसी तरीके से आपको तो 2001 के पहले जो भी एसेट खरीदा है उसका आपको 1/4/2001 का एफएमवी लेना है, उसको कॉस्ट से कंपेयर करना है, विच एवर इज हायर वो आप ले सकते हो। ठीक है, अच्छा 1/4/2001 के पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट कॉस्ट किया है तो वो नहीं ले सकते। उसका लॉजिक भी बताया था कि अगर 1990 में अगर बिल्डिंग खरीदा था, 1995 पे उसके ऊपर एक फ्लोर बनाया और 2001 में उसकी वैल्यू निकाल रहे हो, तो पूरी बिल्डिंग की वैल्यू में इंप्रूवमेंट का वैल्यू भी आ जाएगा। अलग से इंप्रूवमेंट का आपको एफएमवी लेने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा याद रखना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन सिर्फ तब मिलेगा जब आप 1/4/2001 के बात कर रहे हो। 1/4/2001 के पहले अगर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो वो आपकी ओरिजिनल असेट के कॉस्ट की एफएमवी में इंक्लूड हो जाएगा, उसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब कुछ चीजों पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। जैसे अगर 112A में आपका इक्विटी शेयर कवर्ड है, 112A में आपका यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कवर्ड है और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट कवर्ड है, उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, और उसके ऊपर ना ही आपको ये फर्स्ट प्रोवाइजो भी अप्लाई करना है, ये टीटीबीआर टीटीएसआर का नाटक भी नहीं करना है, और ना ही उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन लेना है। सर 112A किस बला का नाम है? आगे जाकर हम पढ़ेंगे, हमने क्लास में तो सब किया है, जहां पर आपको 10% टैक्स लगता है विथ एन एक्सेप्शन ऑफ 1 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन। 1 लाख का एग्जेम्पशन देती है गवर्नमेंट हर साल आपको, और 10% का टैक्स लगाती है सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे। वो कुछ स्पेसिफाइड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स के ऊपर एप्लीकेबल है, तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, ना ही आपको टीटीबीआर टीटीएसआर का नाटक करना है। ठीक है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे भी आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, लेकिन 2 किस्म के स्पेशल बॉन्ड है जिसपे आपको इंडेक्सेशन मिल जाएगा। एक है कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड, एक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड है जिसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको कोई भी बॉन्ड पे इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जाकर हम लोग इन सब चीजों पे बात कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये सब आगे जाके कवर होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। अब मैं डायरेक्टली अपने 7th प्रोवाइजो पे आता हूं, क्योंकि ये सब सेक्शन 47 से रिलेटेड है। उसके लिए मेरे को पहले सेक्शन 47 खोलना पड़ेगा, सेक्शन 47 जैसे खोलूंगा वैसे ये भी कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। 7th प्रोवाइजो क्या बोलता है? एसटीटी अगर आप पे करते हो तो एसटीटी का डिडक्शन आपको नहीं मिलता है कैपिटल गेन्स में। ठीक है, पीजीबीपी में मिलता है एसटीटी का डिडक्शन, याद करो। कैपिटल गेन्स में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर परचेज करते समय पे करते हो तो डू नॉट ऐड टू कॉस्ट, और सेल करते समय पे करते हो डू नॉट रिड्यूस फ्रॉम द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। चेक कर लो प्लीज।
नाउ अगला सवाल ये होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डेफिनेशन क्या है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या क्या आएगा? देखो सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले इनटेंजिबल असेट है अगर आपके पास, तो अगर वो सेल्फ जनरेटेड है तो वो नील माना जाएगा, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है। अब इसमें भी एक अमेंडमेंट आया, पहले कुछ लिमिटेड असेट्स ही थे, गवर्नमेंट ने अभी बोल दिया काय के लिए लिमिटेड असेट्स, एनी अदर इंटेंजिबल असेट। देखो पहले यहां पर कॉपीराइट नहीं था, अब कॉपीराइट भी आ जाएगा एनी अदर राइट्स के अंदर, ठीक है। पहले यहाँ पे लाइसेंस नहीं था, फ्रेंचाइज नहीं था, तो अभी एनी अदर इंटेंजिबल असेट में लाइसेंस और फ्रेंचाइज भी आ जाएगा। तो पहले लिमिटेड असेट थे, अब गवर्नमेंट ने इसको एग्जॉस्टिव बना दिया, एनी अदर इंटेंजिबल असेट और एनी अदर राइट डालकर इसको अंदर सब कवर कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई आपके पास सेल्फ जनरेटेड असेट है, गुडविल खुद का है, तो उसका कॉस्ट नील होगा, और अगर किसी से गुडविल परचेस किया है तो उसका कॉस्ट क्या होगा? परचेस प्राइस होगा, ठीक है। अब इन सारे असेट्स के अंदर ना आपको 1/4/2001 की एफएमवी लेना अलाउड नहीं है। ये सारे असेट्स के केसेस में, ये इंटेंजिबल असेट्स के केस में 1/4/2001 की एफएमवी लेना अलाउड नहीं है, बाकी सारे केसेस में आप ले सकते हो, ठीक है। और ये नीचे वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोल दिया था कि 2020 से पीजीबीपी में भी बता दिया था दैट 2020 से आपको गुडविल के ऊपर डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो चुका है। नाउ बोनस शेयर्स और बोनस यूनिट्स का कॉस्ट क्या होगा? देखो बाय डिफॉल्ट बोनस शेयर्स और यूनिट्स का कॉस्ट तो नील ही होता है, लेकिन अगर बोनस शेयर 2001 के पहले मिले थे, पहले अलॉट हुए थे, तो उसकी एफएमवी ही उसका कॉस्ट माना जाएगा, चेक कर लेना। इसका मतलब अगर 2001 के बाद बोनस शेयर्स मिले थे तो कॉस्ट नील होगा, 2001 के पहले मिले थे तो 1/4/2001 की एफएमवी लेना पड़ेगा। सर राइट शेयर्स के अंदर हमारा कॉस्ट क्या होगा? देखो राइट शेयर्स के अंदर दो लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। पहले तो मैं मिस्टर ए, मेरे को कंपनी ने राइट दिया, बोला कि तू राइट शेयर खरीद। अब मेरे को नहीं खरीदने का है, तो वो राइट मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया, उससे मैंने पैसा लिया, तो उसका कॉस्ट क्या होगा? उसका कॉस्ट नील होएगा। तो मैं अगर राइट किसी को रनाउंस करता हूं तो उसके लिए पैसा मिलता है, उसका कॉस्ट नील होएगा क्योंकि मेरे को फ्री में मिला था। अब मेरे फ्रेंड के लिए कॉस्ट क्या होएगा? मेरे फ्रेंड के लिए कॉस्ट दो होएगा, एक तो उसने जो मुझे पे किया वो उसका कॉस्ट है, प्लस वो जो कंपनी को पे करेगा शेयर्स एक्वायर करने के लिए वो भी उसका कॉस्ट है। तो मेरे फ्रेंड के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में दो चीज आएगी, वो यहां पर लिखा गया है, ठीक है। बाकी सारे असेट्स में, इन सारे इंटेंजिबल असेट्स को छोड़ दो, बोनस को छोड़ दो, राइट्स को छोड़ दो, उन सबको छोड़कर बाकी सारे असेट्स में अगर 2001 के पहले आपने खरीदा है तो कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर लेना है, और 2001 के बाद खरीदा है तो आपको कॉस्ट लेना है। इट इज एज सिंपल एज दैट, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हां सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग अगर 2001 के पहले खरीदा है तो आपको कंपेयर करना है 1/4/2001 को। सबसे पहले आप एफएमवी को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करोगे, उन दोनों में से जो लोअर होगा वो लोगे, और फिर बाद में एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करोगे, फिर उन दोनों में से जो हायर होगा वो लोगे। तो देखो अगर 2001 के पहले लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है तो आपको 1/4/2001 की पहले एफएमवी लेना है, लैंड एंड बिल्डिंग की, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है लैंड एंड बिल्डिंग की, दोनों में से जो लोअर है पहले वो लेना है, वो उसको लेके साइड में रख दो। अब उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करो कितने में खरीदा था, फिर दोनों में से जो हायर होगा वो आपका कॉस्ट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग में ये एक्स्ट्रा एक स्टेप करना पड़ता है अगर 2001 के पहले खरीदा है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में मैंने आपको बता दिया था कि इनटेंजिबल असेट्स के लिए कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होता है, उसमें क्या इंप्रूवमेंट करोगे वो हमेशा नील ही होगा। बाकी सब में अगर 2001 के बाद कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है तो आप ले सकते हो, 2001 के पहले कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया है तो वो आपको क्या करना है? इग्नोर करना है, इग्नोर करना है, इग्नोर करना है। चेक कर लो प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज द स्पेशल चार्जिंग सेक्शन। देखो सेक्शन 45(1) में बहुत क्लियरली लिखा था, जो आपका जनरल चार्जिंग सेक्शन वाला सेक्शन था, दैट कैपिटल गेन विल बी चार्जेबल इन द ईयर इन विच द ट्रांसफर टेक्स प्लेस। जिस साल में ट्रांसफर होगा उसी साल में कैपिटल गेन चार्ज होगा, लेकिन अभी उसके 4 एक्सेप्शन है जहां पर गवर्नमेंट कैपिटल गेन्स ईयर ऑफ ट्रांसफर में चार्ज नहीं करती है बल्कि फ्यूचर ईयर में चार्ज करती है। 1 2 3 4 कैपिटल गेन्स का टैक्सेबिलिटी को गवर्नमेंट ने क्या किया है? आगे बढ़ा दिया है, डेफर कर दिया है आगे के सालों में, ठीक है। तो वो कौन से केसेस है? सबसे पहले सेक्शन 45(1) है, अगर आपके पास कोई एसेट है जो डिस्ट्रॉय हो गया है, ठीक है, किसी कारण से डिस्ट्रॉय हो गया, आग लगने की वजह से या लड़ाई झगड़ों की वजह से, वॉर की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी कारण से, और अगर वो एसेट आपका इंश्योर्ड है तो आपको टैक्स कब लगेगा पता है? जब इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या उसके बदले कोई एसेट मिलेगा उस साल में टैक्स लगेगा। जब आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ तब टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आपका एसेट डिस्ट्रॉय हुआ 22-23 में, ठीक है, तो 22-23 में टैक्स नहीं लगेगा। मान लो आपको पैसा 23-24 में मिला तो 23-24 में पैसा टैक्स होगा, ठीक है। अब आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के जवाब देने होंगे। सबसे पहले, सर मेरा पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक काउंट होगा असेट लॉन्ग टर्म में या पता लगाने के लिए? जब असेट डिस्ट्रॉय हुआ तब तक काउंट होगा पीरियड ऑफ होल्डिंग, ये पता लगाने के लिए असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। सर इंडेक्सेशन मुझे किस साल तक मिलेगा? बिकॉज इंडेक्सेशन लेते समय मुझे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ईयर ऑफ ट्रांसफर का इंडेक्सेशन लेना पड़ता है, तो मुझे इंडेक्सेशन 22-23 का लेना पड़ेगा, 23-24 का नहीं चलेगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल।
ये कुछ बातें यहां पर लिखी गई है। सर अगर मेरा असेट इंश्योर्ड नहीं है तो फिर ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, बी वेरी केयरफुल। और अगर असेट मेरा ब्लॉक का पार्ट है, ब्लॉक ऑफ असेट, तो फिर आपको जो भी पैसा मिलेगा वो ब्लॉक ऑफ असेट से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर ब्लॉक ऑफ असेट के डिस्कशन में देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर असेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, उससे कुछ पैसा मिलता है, तो जब भी पैसा मिलेगा उस साल में टैक्स होगा, लेकिन पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक काउंट करोगे, जब डिस्ट्रॉय हुआ था तब तक, इंडेक्सेशन भी तब तक ही लोगे। नेक्स्ट, अगर आप एक कैपिटल असेट को एसआईटी में कन्वर्ट कर देते हो तो क्या आपको कैपिटल गेन्स लगेगा, हाँ लगेगा ना, कब लगेगा, जब कन्वर्ट करोगे तब नहीं लगेगा, जब कन्वर्ट करोगे उसको माना जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर। लेकिन टैक्स कब लगेगा पता है, जब आप एसआईटी को बेचोगे। मान लो 2010 2011 2010 11 में आपने कैपिटल असेट खरीदा, 2015 16 में आपने उसको कन्वर्ट किया, और 2023-24 में आपने उसको बेचा। तो अब सुनो जरा, ये 15-16 में जब कन्वर्ट किया ना, वो ईयर माना जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन टैक्स अभी नहीं लगेगा। टैक्स जब आप एसआईटी बेचोगे तब लगेगा, ठीक है। जब बेचोगे तब कैसे लगेगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे हम एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, जब कन्वर्ट किया था तब क्या एफएमवी थी वो लोगे, कंपेयर विद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और जब पीजीबीपी कैसे लोगे, जितने में भी बेचा वो सेल कंसीडरेशन माइनस यहां कैपिटल गेन्स के लिए जो एफएमवी लिया था वही आपका यहां पर क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां तक काउंट करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब कन्वर्जन हुआ तब तक काउंट करेंगे। इंडेक्सेशन कब तक लेंगे, इंडेक्सेशन भी जब कन्वर्ट हुआ तब तक लेंगे। तो मॉडल ऑफ द स्टोरी बहुत सिंपल, पहले कैपिटल असेट खरीदा, उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया एसआईटी में, एसआईटी में कन्वर्ट करने के बाद उसको बेच दिया, जब बेचा तब टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन्स में भी पीजीबीपी में भी। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब जब एसआईटी को आप कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहां पर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, 23-24 में आपने एक एसआईटी खरीदा, उसके बाद 26-27 में उसको कन्वर्ट कर दिया, तो जब एसआईटी को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करोगे तो आपको पीजीबीपी अब इसी टाइम पे लग जाएगा, अब डेफर नहीं होता है, ये केस में डेफर नहीं होता है, बी वेरी केयरफुल। जब कैपिटल एसेट एसआईटी में कन्वर्ट होता है ना तो कैपिटल गेन्स डेफर हो जाता है, लेकिन जब एसआईटी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट होता है तो पीजीबीपी डेफर नहीं होता है, पीजीबीपी यहीं पर चार्ज हो जाएगा 26-27 में। आगे जाकर जब भी आप कैपिटल एसेट बेचोगे तब आपको कैपिटल गेन्स लग जाएगा, तो पीजीबीपी विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन, कैपिटल गेन्स विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ सेल। अब सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग जब कन्वर्जन हुआ तब से काउंट होगा। इंडेक्सेशन कहां से मिलेगा, इंडेक्सेशन भी जब कन्वर्जन हुआ तब से मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर ये एक फिक्स्ड असेट है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, मान लो ये कंप्यूटर है जिसको आप कन्वर्ट करके क्या बना रहे हो, अपने बिजनेस का कंप्यूटर, तो फिर वो बिजनेस के अंदर आ गया आपके, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट भी वही होगा फॉर द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन, दैट इज एफएमवी ऑफ द एसआईटी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। मान लो पहले वो बिजनेस के अंदर एसआईटी था, कंप्यूटर आपका एसआईटी था, ठीक है, कंप्यूटर में आप ट्रेड करते थे, अब आपने उसको कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, आपने बिजनेस में उसको फिक्स्ड असेट की तरह यूज कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते हो, तो अब उसका एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगा एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एज सिंपल एज दैट। चेक कर लो प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट एक्सेप्शन, जहां पर बोला गया है कि क्या कंपलसरी एक्विजिशन अगर गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी का करती है, आपके एसेट का करती है, तो उसका कैपिटल गेन्स कब चार्ज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन कब चार्ज होगा, जब गवर्नमेंट ने ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन का एक पार्ट भी दे दिया ना आपको, तो आपका पूरा ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन उसी साल में चार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन डिसाइड हो रहा है 5 लाख रुपए और गवर्नमेंट ने आपको 2 लाख रुपया भी दे दिया ना, अगर 2 लाख रुपया या 1 लाख रुपया भी दे दिया ना, तो पूरा ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन उसी साल में चार्ज हो जाएगा जिस साल में आपको उसका पार्ट मिला, ठीक है। एनहांस कॉम्पेंसेशन कब चार्ज होगा, एनहांस कॉम्पेंसेशन चार्ज होगा इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव, ठीक है। और एक ऐसा कॉम्पेंसेशन जिसमें गवर्नमेंट बोलती है कि कोर्ट को ऑर्डर देती है कि एसएससी को क्या करो, आप एक काम करो, आप एक इंटरिम ऑर्डर पास कर रहा हूं मैं, रफली इतना अमाउंट एसएससी को दे दो, तो वो क्या होता है पता है, जब केस बहुत लंबा चलता है ना तो बहुत बार कोर्ट बोलती है गवर्नमेंट को कि एसएससी को 1-2 लाख रुपया दे दो यार आप, तो इंटरिम ऑर्डर के थ्रू अगर कुछ मिलता है ना तो उसका पैसा कब टैक्स होता है पता है, जब फाइनल ऑर्डर पास होगा ना तब टैक्स होगा, अभी टैक्स नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो इंटरिम ऑर्डर का पैसा फाइनल ऑर्डर पास होने पे टैक्स होगा, तब तक टैक्स नहीं होगा। अच्छा, एनहांस कॉम्पेंसेशन का नेचर ऑफ कैपिटल गेन्स कैसा पता चलेगा, जो ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन का नेचर है वही एनहांस का होगा, अगर ओरिजिनल लॉन्ग टर्म है तो एनहांस भी लॉन्ग टर्म है, ओरिजिनल शॉर्ट टर्म है तो एनहांस भी शॉर्ट टर्म है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एनहांस कॉम्पेंसेशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जनरली एनहांस कॉम्पेंसेशन का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एनहांस कॉम्पेंसेशन कमाने के लिए, जीतने के लिए अगर आपने कोई लीगल खर्चे किए हैं
तो उन लीगल खर्चों का आपको डिडक्शन एनहांस कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट मिल जाएगा। इन सब पे हमने क्लास में प्रॉपरली नोट्स लिखा है, आप जाकर चेक करना, ठीक है, हर एक चीज के ऊपर। अब फिर से बता रहा हूं एक बार और, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन कब टैक्स होगा? ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन एंटायरली तब टैक्सेबल होगा जब पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगा। जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट मिल गया, ओरिजिनल कॉम्पेंसेशन पूरा का पूरा आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। एनहांस कॉम्पेंसेशन जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। अच्छा, साथ साथ में आपको बैंक से, गवर्नमेंट से इंटरेस्ट भी मिल सकता है। यस, वो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा रिसीट बेसिस पर। जब मिलेगा उस साल में पूरा टैक्सेबल, लेकिन उसमें से फ्लैट 50% डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 57 के अंदर। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है? सबसे पहले ये वाला सेक्शन है ना बेटा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ्स के लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं। अब इन सेक्शन में क्या होता है, देखो, आपके पास एक बिल्डिंग है या एक लैंड है, वो आप बिल्डर को देते हो, बदले में बिल्डर आपको क्या देता है? पैसा देता है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत क्या देता है? नई बिल्डिंग के अंदर घर भर देता है, ठीक है। तो इस केस में आपको टैक्स आज नहीं लगेगा। जनरली पोजेशन देने पे ट्रांसफर माना जाता है, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट ने बोला आज टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स तब लगेगा जब प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा? जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब टैक्स लगेगा, ठीक है। आज टैक्स नहीं लगेगा। आज आप क्या कर रहे हो? अपने बिल्डिंग का, पुरानी लैंड का पोजेशन दे रहे हो, आपको आज टैक्स नहीं लगेगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस साल में टैक्स लगेगा। अच्छा सर, उस साल में मैं सेल कंसिडरेशन क्या लिखूंगा? सर, सेल कंसिडरेशन में दो चीज लिखोगे, जो पैसा मिला वो लिखोगे, और जो आपको नया घर मिलने वाला है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिखोगे ऑन द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो जो पैसा मिला वो लिखोगे, और जो नया घर मिल रहा है उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिख दोगे, ठीक है। अब सर पैसे का मतलब क्या है? यहां पर अमेंडमेंट आ गया। पैसे में पहले सिर्फ कैश इंक्लूड था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला वाई ओनली कैश? चेक भी तो पैसा होता है, ड्राफ्ट भी तो पैसा होता है, एनी अदर मोड जो ऑनलाइन मोड्स होते हैं वो भी तो पैसा होता है, खाली कैश काय को? तो किसी भी मोड से पैसा लो, पैसा पैसा है, ठीक है, जरूरी नहीं है कैश में लेना। अच्छा, आगे जाकर मैंने ये घर बेचा, तो ये घर मतलब जो नया वाला घर मिला है ना बिल्डिंग के अंदर, वो घर बेचा तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो इधर जो आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया था ना बेटा, वही आपका इधर कॉस्ट हो जाएगा। चेक कर लो, आगे जाकर बेचा तो मान लो इधर आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पैसा 1 करोड़ मिला और घर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 10 करोड़, तो इधर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया? 11 करोड़। तो वही आगे जाकर आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगा 11 करोड़ रुपए का। चेक कर लो। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सर ये मैं बिल्डिंग तो आज दे रहा हूं ना सामने वाले बिल्डर को, वो मेरे को 5 साल बाद प्रोजेक्ट बना के देगा, तो 5 साल बाद कैपिटल गेन्स लगेगा। यस सर, लेकिन अगर मैंने बीच में मैंने किसी को अपनी राइट्स बेच दी, तो मैं बोला मेरे को 5 साल तक वेट नहीं करने का है, मेरे को बीच में ही बेच के निकल जाना है। अगर बीच में ही बेच के निकल जाओगे तो फिर आपको तभी के तभी टैक्स लग जाएगा। चेक करो, तो फिर आपको 5 साल के बाद टैक्स लगने का फायदा नहीं मिलेगा। से 2 साल बाद आपको पैसे की जरूरत है, आप बोल रहे हो कौन वेट करेगा 5 साल तक? बिल्डर बनाएगा नहीं बनाएगा क्या पता, किसी को पकड़ के उसको बेच दिया, बोला तू ले लेना बिल्डर से फ्लैट, मेरे को पैसा दे दे आज, तो फिर तो टैक्स आपको आज देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको डेफरमेंट नहीं मिलेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिल्डर जो भी आपको पैसा दे रहा है, बिल्डर तो 2 चीज दे रहा है, एक तो पैसा दे रहा है, बिल्डर आपको घर भी दे रहा है। जो घर दे रहा है वो छोड़ दो, जो पैसा दे रहा है ना पैसा, उस पे बिल्डर आपका 10% टीडीएस काटेगा अगर आप रेजिडेंट हो तो, रेजिडेंट का 10% टीडीएस काटेगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे, ठीक है। और यहां पर कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है, 1 रुपया भी देगा तो आपका टीडीएस वो काटने वाला है 194 आईसी के अंदर। चेक कर लो प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, एंड दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 50C। अगर आप लैंड या बिल्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो तो आप अपना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कैसे निकालोगे? सुनो, आपको आपके कंसिडरेशन को स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करना है, और अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा है, 1 करोड़ और 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख, तो फिर आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा एज योर सेल कंसिडरेशन। बी वेरी केयरफुल। और अगर 110% तक है तो फिर आप अपना एक्चुअल कंसिडरेशन ले लो एज सेल कंसिडरेशन। बी वेरी केयरफुल। अगर आपको लगता है कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मान लो आपका सेल कंसिडरेशन है 100 लाख और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है कितनी? 150 लाख, आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, तो आप क्या कर सकते हो? आप उसको क्या कर सकते हो? असेसिंग ऑफिसर के पास जाकर, आपके पास एक ऑप्शन है, आप उसको चैलेंज मत करो, कोर्ट में जाकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस वेस मत करो, आप डायरेक्टली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असेसिंग ऑफिसर के पास जाओ,
वो आपको डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजेगा। और अगर डिपार्टमेंटल वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू घटा देता है तो घटी हुई वैल्यू ले लेना आप। वो वैल्यू अगर घटाकर 120 लाख कर देता है तो 120 लाख ले लो, और अगर वो वैल्यू बढ़ाकर 180 लाख कर देता है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको 150 लाख पर ही कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा, उससे ज्यादा पे कैपिटल गेन्स गवर्नमेंट नहीं मानेगी। सर अगर उसने 110% से कम कर दिया तो सर मान लो उसने घटाकर वैल्यू 105 लाख कर दिया, तो फिर तो ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा, फिर तो आपको सेल कंसिडरेशन 100 लाख से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्शन के अंदर विचएवर इज हायर बोलने के लिए दोनों के बीच में डिफरेंस 110% से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। बी वेरी केयरफुल, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल हियर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज डेट ऑफ अग्रीमेंट है और रजिस्ट्रेशन फ्यूचर में जाकर होगा, तो मैं आज की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लू डेट ऑफ अग्रीमेंट वाली, या फ्यूचर की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो जब मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा। तो देखो डेट ऑफ अग्रीमेंट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आप ले सकते हो अगर आप दो कंडीशन फुलफिल करोगे। पहला, आपको एडवांस में पैसा लेना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस ले लो चलेगा, ऑन डेट ऑफ अग्रीमेंट या उससे पहले एडवांस में लेना पड़ेगा, और 4 मोड से लेना पड़ेगा। अगर आपने डेट ऑफ अग्रीमेंट के दिन पैसा ले लिया, एडवांस में ले लिया और 4 मोड में ले लिया, तो डेट ऑफ अग्रीमेंट की वैल्यू लेना है, और अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो फिर आपको आगे की फ्यूचर की वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, इसके ऊपर मैंने आपको सारे एग्जांपल्स लिखवाए हैं, जाकर चेक कर लेना क्लास के अंदर। नेक्स्ट 50 सी है, अगर आप अनकोटेड शेयर्स बेचोगे तो सेल कंसिडरेशन क्या लेना है। बी वेरी केयरफुल, मैं आपको अनलिस्टेड शेयर्स बेच रहा हूं तो मैं सेल कंसिडरेशन लूंगा, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कंपेयर विद द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अनलिस्टेड शेयर्स व्हिचएवर इज हायर। अब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर बायर सस्ते में खरीदता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है और मैं आपको 5 लाख में बेच रहा हूं, या फेयर मार्केट वैल्यू 3 लाख है मैं आपको 10 लाख में बेच रहा हूं, तो आपने तो 7 लाख सस्ते में आपने, सॉरी फेयर मार्केट वैल्यू सपोज सेल कंसिडरेशन 5 लाख है और इसी शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू है से सपोज 2 लाख है। 2 लाख की चीज में 5 लाख में आपको बेच रहा हूं, महंगे में बेच रहा हूं, ठीक है, तो आप मुझसे महंगे में खरीद रहे हो, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, जितना भी आप डिफरेंशियल अमाउंट है वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। बी वेरी केयरफुल, चेक कर लो प्लीज, जितना भी एफएमवी है माइनस सेलिंग प्राइस, अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये माना जाएगा, और ये 50,000 से ज्यादा होना चाहिए, ये हमने आईएफओएस में पढ़ा था, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर आप सस्ते में खरीदते हो तो आपके हाथ में आईएफओएस, तो सेलर के हाथ में कैपिटल गेन्स, बायर के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट 50D क्या बोलता है, 50D बोलता है कि भाई अगर आपने कोई सामान बेचा और आपको जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो आप असरटेन नहीं कर पा रहे हो, वो ना आप निकाल नहीं पा रहे हो, पता नहीं लगा पा रहे हो, सपोज आपने अपना घर बेचा किसी को और किसी ने आपको बदले में कोई एंटिक सामान दे दिया, वो लियोनार्डो दा विंची की वो मोनालिसा की पेंटिंग दे दिया किसी ने आपको, अब उसको वैल्यू करना बहुत मुश्किल है, वो अनमोल है, ठीक है, उसको मैं कैसे वैल्यू करूं, आई कैन नॉट असरटेन माई सेल कंसिडरेशन। तो उस केस में गवर्नमेंट बोलती है डोंट वरी, उस केस में आपको सेल कंसिडरेशन क्या लेना है पता है, जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उसी की फेयर मार्केट वैल्यू, जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू विल बी डीम्ड टू बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। बी वेरी केयरफुल। अब अगर आपने किसी को एसेट बेचना है और उसके लिए आपने किसी से एडवांस लेना है और फिर बाद में वो एडवांस आप क्या कर रहे हो, जब्त कर ले रहे हो, फॉरफिट कर ले हो, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है, तो सुनो 2014 1 अप्रैल 2014 के पहले फॉरफिट करोगे तो ट्रीटमेंट अलग है, और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद फॉरफिट करोगे तो ट्रीटमेंट अलग है। 1 अप्रैल 2014 के पहले अगर फॉरफिट कर रहे हो तो जब भी एसेट बेचोगे उसके कॉस्ट से आप माइनस कर दोगे, ठीक है, जब भी एसेट बेचोगे उसके कॉस्ट से माइनस कर देना अगर 1 अप्रैल 2014 के पहले फॉरफिट किया है, और 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद फॉरफिट किया है तो आपको उसको डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानना है, चेक कर लो प्लीज, डायरेक्टली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने फॉरफिट कब किया है, 2014 के पहले किया है या 2014 के बाद किया है। अब आते हैं हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन की तरफ, और वो है हमारा स्लम सेल का प्रोविजन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्लम सेल क्या होता है, स्लम सेल एक ऐसा सेल होता है जहां पर आप इंडिविजुअल असेट्स एंड लायबिलिटीज को नहीं डील करते हो, बल्कि अपने बिजनेस के अंदर एक पूरा डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को आप एक लमसम कंसिडरेशन के लिए सेल कर देते हो, उसे बोला जाता है स्लम सेल। तो उसमें कैपिटल गेन्स कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, सेल कंसिडरेशन में 2 सेल कंसिडरेशन लेना है, एक FMV1 FMV2 विचएवर इज हायर। FMV1 में क्या आएगा, जो असेट आप दे रहे हो सामने वाले को उसकी एफएमवी लेना है, और एफएमवी2 में जो आपको मिल रहा है, आपको 2 चीज मिल सकती है, पैसा या नॉन मॉनेटरी आइटम्स, तो जो आपको मिल रहा है वो आपको एफएमवी2 में लेना है, और जो आप दे रहे हो उसको आपको एफएमवी1 में लेना है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में जनरली वो इंस्टीट्यूट दे देगा, वो कंप्यूट करना आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूट रूल 11 यूएई के हिसाब से होता है, और सीए इंटर के सिलेबस में रूल 11 यूएई नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल, जब आप किसी को पूरा का पूरा डिपार्टमेंट सेल कर रहे हो फॉर अ लमसम कंसिडरेशन, क्या लोगे सेल कंसिडरेशन, एफएमवी1, जितना भी एसेट आप सामने वाले को दे रहे हो उसका एफएमवी, और जो आपको मिल रहा है, आपको पैसा या नॉन मॉनेटरी आइटम जो भी मिल रहा है
उसका एफएमवी एफएमवी 2 हो जाएगा। ठीक है, उसमें से एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस कर दो और उसके बाद में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, दैट इज नेटवर्थ उसका निकालना होगा। जो अंडरटेकिंग आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका नेटवर्थ निकालोगे। सर उसका नेटवर्थ कैसे निकालेंगे? नेटवर्थ निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, सारे असेट्स का टोटल लो उस अंडरटेकिंग का जो बेच रहे हो माइनस उसकी लायबिलिटीज। अब सारे असेट्स को गवर्नमेंट ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो डेप्रीशिएबल असेट, डेप्रीशिएबल असेट के लिए आपको इनकम टैक्स की डब्ल्यूडीवी लेना है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। अगर आपके पास जो असेट ट्रांसफर कर रहे हो वो 35AD का असेट है जिसपे आपने 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन के तौर पर डिडक्शन लेके रखा है, तो उसका कॉस्ट आपको नील लेना है क्योंकि आपने ऑलरेडी डिडक्शन लिया है। अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल या ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन ट्रांसफर कर रहे हो तो उसका कॉस्ट भी आपको नील लेना है क्योंकि उसका तो वैसे भी कॉस्ट नील ही होता है, सेल्फ जनरेटेड है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं किया है आपने। बाकी सारे असेट्स का आपको बुक वैल्यू लेना है, सारे असेट्स जिसमें लैंड आ जाएगा, डेटर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, कैश आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगा, शेयर्स आ जाएगा, डिबेंचर्स आ जाएगा, सबका आपको बुक वैल्यू लेना है। मार्केट वैल्यू इग्नोर करना है, रिवैल्यूएशन भी इग्नोर करना है। ठीक है, ये आपके असेट्स की 4 कैटेगरी है। अब लायबिलिटी के अंदर सारी लायबिलिटीज का आपको बुक वैल्यू लेना है और कंटिंजेंट लायबिलिटी को इग्नोर करना है। अच्छा, नेटवर्थ अगर असेट माइनस लायबिलिटी करने पर नेगेटिव आ जाता है तो आपको उसका नेटवर्थ का वैल्यू क्या ले लेना है, नील ले लेना है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हो सकता है ना, असेट्स माइनस लायबिलिटी कभी कभी नेगेटिव हो जाएगा, तो उसका फिर वैल्यू आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, नील ले लेना है। नेटवर्थ क्या है आपका इस चैप्टर के अंदर, स्लम सेल में नेटवर्थ ही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, अब सर स्लम सेल लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म में कैसे पता चलेगा? अगर अंडरटेकिंग बनकर 36 मंथ से ज्यादा हुआ है तो लॉन्ग टर्म, और अंडरटेकिंग अगर 36 मंथ्स थी से कम है या 36 मंथ्स तक है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा। चेक कर लो एक बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फाइनेंस एक्ट 2023 अमेंडमेंट। इसमें क्या हुआ है, एक नया कॉन्सेप्ट लाया गवर्नमेंट ने, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और अगर मार्केट लिंक डिबेंचर बेचोगे तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म माना जाएगा। सॉरी, तो मार्केट लिंक डिबेंचर और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड हमेशा शॉर्ट टर्म। सबसे पहले आप सवाल पूछोगे व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म व्हाट, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब क्या होता है? देखो, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब है जो 2 कंडीशन फुलफिल करेंगे वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। सबसे पहले एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में 35% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में ज्यादा 35% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी नहीं खरीदता है, मतलब 65% उसका इन्वेस्टमेंट डेट में होगा। डेट मतलब डेट में डिबेंचर्स डिबेंचर्स ये सब में इन्वेस्ट करता है। सेकंड, दूसरा, ये इन्वेस्टर ने मतलब असेसी ने ये फंड 1 अप्रैल 2023 से उसके बाद खरीदा है। ठीक है, तो ये माना जाएगा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। इन शॉर्ट ये डेट म्यूचुअल फंड्स है। सेकंड, मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है, एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है जिसके अंदर रिटर्न्स फिक्स नहीं होगा आपका। गवर्नमेंट आपको कैसा देगी रिटर्न कैसे मिलेगा आपको, वो मार्केट पे डिपेंड करेगा, आपके मार्केट के परफॉर्मेंस पे, मतलब आपके स्टॉक मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा एक्सेट्रा। तो अगर स्टॉक मार्केट बढ़ा तो ज्यादा रिटर्न मिलेगा, घटा तो कम रिटर्न मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। नो फिक्स रिटर्न। ठीक है, आपको कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा। 12 से लेकर 60 महीने की उसकी क्या होती है, टेन्योर होती है। ठीक है, अब ये दोनों के अंदर आपको कंप्यूटेशन कैसा करना है, बहुत सिंपल है। जो भी आप बेच रहे हो वो सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो भी होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर, ये गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। कितने भी साल बाद बेचो, हमेशा शॉर्ट टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म, हमेशा शॉर्ट टर्म। यहां पर आपको कोई भी किस्म का लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इंडेक्सेशन तो भूल जाओ, शॉर्ट टर्म में तो इंडेक्सेशन कहां से मिल सकता है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके अंदर। एसटीटी का भी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट आपको एसटीटी का भी डिडक्शन यहां पर नहीं देने वाली है, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, दैट इज नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर। कुछ ट्रांसफर्स इनकम टैक्स में क्या है, गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करके रखे, मतलब उसमें आप कितना भी ट्रांसफर करो एग्जेम्प्ट है। उसमें कुछ ट्रांसफर्स में क्या क्या है, सबसे पहले अगर एचयूएफ अपने पार्टीशन पे अपने घर वालों को असेट देता है तो एग्जेम्प्ट है। अगर आप किसी को गिफ्ट में असेट देते हो, विल में असेट देते हो, या इर्रेवोकेबल ट्रस्ट में असेट देते हो, इर्रेवोकेबल ट्रस्ट मतलब बहुत लंबे समय के लिए किसी को गिफ्ट देते हो, मतलब गिफ्ट नहीं बोल रहे हो, बहुत लंबे समय के लिए अगर किसी को असेट देते हो, उसे 15 साल 20 साल बोलते हो, 20 साल यूज कर उसके बाद मुझे दे देना, तो वो इर्रेवोकेबल ट्रांसफर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर अमेलगमेशन में किसी को असेट देते हो तो वो माफ है। होल्डिंग सब्सिडरी को दे रहा है या सब्सिडरी होल्डिंग को दे रहा है तो वो कैपिटल गेन्स इसके अंदर माफ है, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? होल्डिंग सब्सिडरी को जब देगा तो कब माफ है, जब सब्सिडरी इंडियन होना चाहिए, और सब्सिडरी होल्डिंग को देगा तो कब माफ है, जब होल्डिंग इंडियन होना चाहिए। तो लेने वाली कंपनी इंडियन होनी चाहिए, साथ साथ में 100% होल्डिंग और सब्सिडरी होना चाहिए, तो ही कैपिटल गेन्स माफ है, अदरवाइज कैपिटल गेन्स माफ नहीं होने वाला है। ठीक है, अब ये 4-5 केस के अलावा और भी बहुत सारे केस है, लेकिन ये 4-5 केस के साथ एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये 4-5 केस फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपको किसी से अमेलगमेशन में एसेट मिला, डीमर्जर में एसेट मिला, गिफ्ट में एसेट मिला, विल में एसेट मिला और होल्डिंग सब्सिडरी में एसेट मिला, तो ये सब केस में
आगे जाकर जब आप बेचोगे, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, गिफ्ट में अगर किसी से एसेट मिला जो ऊपर कवर्ड है, ठीक है, अब विल में एसेट मिला, तो आगे जाकर अगर आप बेचोगे तो आपके हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो लॉ बोलता है सेक्शन 49 के अंदर, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड्स ऑफ द करंट ओनर वही होगा जो प्रीवियस ओनर के हाथ में कॉस्ट था। चेक कर लो, ठीक है सर, ये प्रीवियस ओनर का कॉस्ट आपका कॉस्ट बन जाएगा, ये समझ आ गया सर। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करेंगे? हमको जब मिला तब से काउंट करेंगे या प्रीवियस ओनर ने जब खरीदा था तब से काउंट करेंगे? तो पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए भी बहुत क्लैरिटी है, जब प्रीवियस ओनर खरीदा था तब से काउंट करेंगे। पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको क्लब कर देना है, ये पता लगाने के लिए असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या कर देना है? क्लब कर देना है। सर अगर प्रीवियस ओनर ने भी फ्री में खरीदा, तो सर मेरे पिताजी ने मेरी माताजी को गिफ्ट दिया, मेरी माताजी ने मुझे गिफ्ट दिया और फिर मैंने बेच दिया, तो मेरे हाथ में कॉस्ट क्या होगा सर? तो तेरे हाथ में कॉस्ट वो प्रीवियस ओनर का कॉस्ट लेने का जिसने अपने जेब से पैसा खर्चा किया था। तो माताजी ने तो खर्चा नहीं की थी, उन्होंने तो फ्री में लिया था पिताजी से, तो पिताजी ने उसके लिए खर्चा किया था, तो पिताजी का कॉस्ट तेरा कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट होगा? हाँ, पीरियड ऑफ होल्डिंग आपको पहले ओनर से काउंट करना है। सर इंडेक्सेशन कहां से लेना है? सर इंडेक्सेशन कहां से लेना है, उसमें गवर्नमेंट ने 2 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि आपको डिनोमिनेटर में जब आपको असेट मिला, मतलब करंट ओनर को असेट मिला, तब से इंडेक्सेशन लो। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट इन द केस ऑफ मंजुला जयशाह बोलता है कि आपको डिनोमिनेटर में प्रीवियस ओनर को जब असेट मिला था तब से इंडेक्सेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चेक कर लो प्लीज। अब ये जो अगले कुछ पॉइंट है उस पर पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे अमेलगमेशन, पूरा मैंने सेपरेट चैप्टर डाला हूं आगे जाकर, टैक्सेशन ऑफ अमेलगमेशन, इसी रिवीजन वीडियो में डिस्कस करूंगा। जैसे डीमर्जर, सेपरेट चैप्टर डाला हूं पूरा का पूरा इसके ऊपर, इसी रिवीजन वीडियो के अंदर उस पर डिस्कस करूंगा आगे जाकर, तो ये वाले पॉइंट्स भी वहां पर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली जंप मारा हूं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर। अगर एक एनआर दूसरे एनआर को, एक एनआर दूसरे एनआर को रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर करता है किसी इंडियन कंपनी के, इंडिया के बाहर, कंडीशन सुनो, एक एनआर दूसरे एनआर को इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ट्रांसफर कर रहा है इंडिया के बाहर, तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सिमिलरली एक एनआर दूसरे एनआर को, एक कंडीशन काउंट करते रहो, मैंने सबका डायग्राम बना के दिया था आपको। एक एनआर दूसरे एनआर को इंडिया के बाहर अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी ट्रांसफर करता है जिसके ऊपर पीरियोडिक इंटरेस्ट लगा हुआ है, और कोई इंटरमीडियरी मतलब कोई ब्रोकर के थ्रू ट्रांसफर करता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 के अंदर। पॉइंट नंबर 11 के अंदर, अगर कोई इंडिविजुअल यहां पर रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड लिख लेना, मैंने क्लास में भी लिखवाया था। अगर कोई इंडिविजुअल रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड नहीं, सॉरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिख देना यहां पर ऊपर, ये सॉवरेन गोल्ड वाला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11। अगर कोई इंडिविजुअल अगर रिडेम्पशन पे अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ट्रांसफर करता है तो एग्जेम्प्ट है। मतलब मैंने अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा और मैच्योरिटी पे ट्रांसफर कर रहा हूं तो एग्जेम्प्ट है। इंडिविजुअल के लिए, मैच्योरिटी के लिए पहले ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल है, और अगर टैक्सेबल है तो याद करो उसके ऊपर इंडेक्सेशन मिलता है, और बाकी सबके लिए तो हमेशा टैक्सेबल है, क्योंकि एग्जेम्पशन सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, वो भी सिर्फ मैच्योरिटी पर ट्रांसफर करोगे तो एग्जेम्पशन है। मैच्योरिटी के पहले ट्रांसफर किया तो टैक्सेबल है, और बाकियों के लिए तो हमेशा टैक्सेबल है। अगर कंपनी खरीदती है, फर्म खरीदती है, एलएलपी खरीदती है, एचयूएफ खरीदता है, तो उनके लिए तो मैच्योरिटी पे ट्रांसफर करो या उससे पहले ट्रांसफर करो, हमेशा टैक्सेबल है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट कुछ स्पेसिफिक कैपिटल असेट अगर मैं कोई म्यूजियम को देता हूं तो एग्जेम्प्ट है। जैसे कोई मैं वर्क ऑफ आर्ट दे रहा हूं, ड्राइंग दे रहा हूं, पेंटिंग दे रहा हूं, फोटोग्राफी दे रहा हूं, प्रिंट दे रहा हूं, किसको दे रहा हूं? गवर्नमेंट को दे रहा हूं, यूनिवर्सिटी को दे रहा हूं, म्यूजियम को दे रहा हूं, या कोई नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन को दे रहा हूं, पब्लिक म्यूजियम को दे रहा हूं, नेशनल आर्ट गैलरी को दे रहा हूं, नेशनल आर्काइव्स को दे रहा हूं, इन सबको दे रहा हूं, इन सबको ट्रांसफर कर रहा हूं, इन सबको बेच रहा हूं, तो मेरे हाथ में कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 13 क्या बोलता है? पॉइंट नंबर 13 और पॉइंट नंबर 14 सिमिलर पॉइंट है, बस फर्क यह है कि पॉइंट नंबर 13 में यू आर कन्वर्टिंग योर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स इनटू इक्विटी शेयर्स, एंड पॉइंट नंबर 14 आप कन्वर्ट कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में। तो मान लो आपने पहले एक बॉन्ड खरीदा, 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा, उसको बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो कन्वर्जन ऑफ अ बॉन्ड इनटू इक्विटी शेयर्स इज एग्जेम्प्ट, 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 उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन आगे जाकर जब आप इक्विटी शेयर्स बेचोगे तो क्या टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा। जब इक्विटी शेयर्स बेचोगे तो टैक्स लगेगा। कन्वर्जन को माफ कर दिया है, बेचने को माफ नहीं किया है। जब बेचोगे तो टैक्स लगेगा। तो बेचोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा? तो इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट हो जाएगा वही कॉस्ट जो बॉन्ड का कॉस्ट था। ठीक है, तो जो बॉन्ड का कॉस्ट था वह इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट होगा। तो अब असेट लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में वो पता लगाने के लिए कब से काउंट करूं? जब कन्वर्ट हुआ तब से काउंट करूं, या जब बॉन्ड खरीदा था तब से काउंट करूं? तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले से काउंट करना है, क्लब कर देना है। इंडेक्सेशन के लिए आप जब कन्वर्ट हुआ था तब का भी ले सकते हो, या आप पहले का भी इंडेक्सेशन ले सकते हो एज पर मंजुला जयशाह। मंजुला जयशाह क्या बोलती है कि भाई इन दैट केस बॉम्बे हाईकोर्ट बोलता है कि प्रीवियस ओनर का पीरियड क्लब करके पहले से इंडेक्सेशन लो, और इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं नहीं, जब कन्वर्ट हुआ तब से इंडेक्सेशन लो। तो मंजुला जयशाह हर जगह पर अभी आता रहेगा,
वो केस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली पॉइंट नंबर 14 भी उसी के ऊपर है जो मैंने आपको बताया, बस फर्क ये है कि एक में आप बॉन्ड्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, दूसरे में आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो। चेक कर लो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अगर आपने रिवर्स मॉर्गेज में किसी को कुछ ट्रांसफर किया है, मैं एक सीनियर सिटीजन हूं, बूढ़ा हूं, मजबूर हूं, मैंने अपना घर बैंक को ट्रांसफर कर दिया रिवर्स मॉर्गेज में, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, सेक्शन 47(16) में एग्जेम्प्ट है। अब आपको पता होगा रिवर्स मॉर्गेज में बैंक बदले में मुझे क्या देती है, पैसा देती है, तो वो पैसा भी मेरे हाथ में एग्जाम्प्ट 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 सेक्शन 1043 के अंदर एग्जाम्प्ट है। चेक कर लो प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अ ताजा तरीन एब्सोल्युटली न्यू फाइनेंस एक्ट 2023 प्रोविजन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो वो गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, या अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड है तो वो गवर्नमेंट को दे दो, गवर्नमेंट उसको फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी, वाइस वर्सा कुछ भी कर सकते हो। तो ऐसा करने पर ये ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज भी ट्रांसफर है, ट्रांसफर इंक्लूड्स एक्सचेंज। तो इस किस्म के ट्रांसफर को गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या कर दिया है, एग्जाम कर दिया, एग्जाम कर दिया, एग्जाम कर दिया। इस किस्म का ट्रांसफर इनकम टैक्स लॉ में टैक्सेबल नहीं होगा, सबसे पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर ये उठेगी कि मिसाल के तौर पे मान लो मैंने 10 लाख रुपए का फिजिकल गोल्ड खरीदा था, अब गवर्नमेंट को मैंने दे दिया, गवर्नमेंट ने मुझे 10 लाख रुपए का क्या दे दी, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड दे दी। अब आगे जाके जब मैं इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बेचूंगा तो दो सवाल उठेंगे। सबसे पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करूंगा, ये पता लगाने के लिए कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो ओरिजिनल असेट से जब आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा था ना, तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करोगे और उसको क्लब करोगे और पता लगाओगे असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। दूसरा सवाल ये उठेगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आपका पहले वाले असेट का होगा। तो मान लो इनिशियली आपने फिजिकल गोल्ड खरीदा था 10 लाख रुपए में, वही आपका इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड का क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बहुत सिंपल और लॉजिकल है, ठीक है। इसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट, पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्लब, हमेशा हम लोग क्लास में इस तरीके से बात करते थे, याद करो, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2023 के अंदर लाया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लॉक ऑफ असेट बेचने पर क्या होता है। ब्लॉक ऑफ असेट बेचने पर देखो कैपिटल गेन्स लग सकता है, या तो आपको इनकम टैक्स के पीजीबीपी में डेप्रिसिएशन मिल सकता है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी, अगर आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया, पूरा ब्लॉक, एंटायर ब्लॉक इज सोल्ड, तो फिर आपको या तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लगेगा। अब इसमें कैसे कंपेयर करना होता है पता है, एक एक असेट को नहीं करना होता है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ द ब्लॉक प्लस परचेजेस, उसको कंपेयर करना होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से, तो नेट कंसिडरेशन से, सॉरी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से नहीं। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेजेस मान लो 10 लाख है और अगर आपका कंसिडरेशन है 15 लाख, तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस मान लो 10 लाख है और आपका जो नेट कंसिडरेशन है वो 5 लाख है, तो वो आपका माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो अगर आपने पूरा ब्लॉक बेच दिया ना, तो पक्का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस तो लगने ही वाला है, दोनों में से एक चीज तो होगी अगर पूरा ब्लॉक बेच दिया तो। अच्छा, अगर पूरा ब्लॉक नहीं बेचा, मतलब उसके अंदर अभी भी कुछ एसेट्स है, तो भी दो पॉसिबिलिटी है। अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस 10 लाख है और सेल कंसिडरेशन 15 लाख है, ठीक है, कितना है 15 लाख, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा, चेक करो। और अगर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस कितना है 10 लाख है और सेल कंसिडरेशन सिर्फ 5 लाख है, तो फिर कोई कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, क्योंकि 10 लाख माइनस 5 लाख आपका ब्लॉक पॉजिटिव है और आपके ब्लॉक के असेट के अंदर कुछ असेट्स अभी भी पड़े हुए हैं। देयरफॉर आपको क्या हो जाएगा, आपको उस केस में डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, ठीक है। इसके सारे एग्जांपल्स मैंने आपको क्लास में लिखाए हैं, जाकर चेक कर लेना। नाउ सबसे पहले जो ब्लॉक के अंदर गेन और लॉस होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, उसमें लॉन्ग टर्म का कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये पहली चीज। यहां पर दूसरी चीज, इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और भी बहुत से असेट्स है जिसमें इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलता है, ठीक है। उसकी सारी की लिस्ट अभी मैंने नीचे डाली है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट, अगर आपका असेट डिस्ट्रॉय हो गया, फायर से, फ्लड से, किसी कारण से भी खराब हो गया, एक्सीडेंट से, वॉर से, और उसके बदले आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, तो फिर आप ब्लॉक से उसको लेस करोगे, ठीक है, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपने किसी को असेट बेचने के बारे में सोचा और अब आपने किसी से एडवांस लिया और वो एडवांस अगर आपने फोरफिट कर लिया, तो 2014 के पहले फोरफिट करोगे तो याद है आपको कि असेट के ब्लॉक में से, असेट के कॉस्ट में से निकालना होता है। यहां पर कॉस्ट क्या है, उसके ब्लॉक का वैल्यू ही आपका कॉस्ट हो जाएगा, और क्या अलग से तो कोई कॉस्ट नहीं है। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस परचेसेस ही आपका कॉस्ट है, तो उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 2014 की बात कर रहे हो तो फिर वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, वो मैंने आपको बता दिया था। ये 54 ईसी वाला पॉइंट में 54 ईसी के साथ डिस्कस करता हूं अगले चैप्टर में, ठीक है। और ये गुडविल वाला पॉइंट में अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी बिग एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू रूल 8AC। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको सबको बताया कि गुडविल के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है, गुडविल के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि 1 अप्रैल 2020 से गुडविल पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा।
इसका मतलब 1 अप्रैल 2020 में अगर मेरे इंटेंजिबल एसेट में अगर गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, साथ में गुडविल भी है, तो मुझे गुडविल की डब्ल्यूडीवी को माइनस करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है पता है, अगर 2020-21 में जब आप गुडविल की डब्ल्यूडीवी माइनस कर रहे हो, माइनस करते समय अगर ब्लॉक नेगेटिव हो जाता है, मतलब माइनस ज्यादा कर देते हो, तो फिर आपको 2020-21 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाएगा। देखो मिसाल के तौर पर क्या है, मिसाल के तौर पर यहां पर 18-19 में आपके पास पेटेंट है, 3 पेटेंट है 10 लाख रुपए के और 1 गुडविल है 10 लाख रुपए की, ठीक है, टोटल 20 लाख रुपया। आपने 25% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। आप अगले साल आ गए, अगले साल आपने उसमें से एक पेटेंट बेच दिया 12 लाख रुपए में, तो अभी आपकी टोटल डब्ल्यूडीवी 3 लाख हो गई। उसमें से 25% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 2,25,000 रुपए आपके पास आ गए। अब इस 2,25,000 के अंदर क्या है, देखो 3 में से एक पेटेंट बेचा, तो इस 2,25,000 में 2 पेटेंट है और 1 गुडविल है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से गुडविल को माइनस करना है। अब जब माइनस करते समय अगर अमाउंट 2,25,000 से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर जो भी डिफरेंशियल अमाउंट होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। ये अमेंडमेंट लेके आ गया रूल 8AC के थ्रू, ठीक है। अब देखो इसके लिए, अब इसमें से मेरे को गुडविल का वैल्यू कैसे पता चलेगा। अब ऐसा सोचो कि सिर्फ गुडविल होता तो कितना वैल्यू होता, तो सिर्फ गुडविल होता तो 10 लाख रुपए की गुडविल थी, पहले साल का डेप्रिसिएशन 2.5 लाख, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन 25%, डब्ल्यूडीवी पे 187,500, तो ये आ जाएगा आपका 562,500। तो अब मैं 225 में से 562,500 निकालूंगा, तो देखो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो भी नेगेटिव आ रहा है गवर्नमेंट बोलती है वो डीम ट्रांसफर है और उसको हम क्या मानेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ठीक है। क्लास में ये एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया था, आप अपनी बुक के अंदर चेक कर लेना। अब मैंने बोला भी था ये अब शायद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 2020 में रेलेवेंट था, 2023-24 में इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है ना। ये सारे केसेस हैं इनकम टैक्स में जहां पर आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, ये कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। इसके अलावा कोई केसेस नहीं इनकम टैक्स में जहां इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। इसके अलावा हर जगह पर आप आंख बंद करके इंडेक्सेशन का बेनिफिट इनकम टैक्स में ले सकते हो। कौन कौन से केसेस है, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ असेट में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उसके बाद स्लम सेल में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, उसके बाद बॉन्ड और डिबेंचर्स पे इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। लेकिन 2 किस्म के बॉन्ड्स है जिसपे मिलता है, याद करो, एक कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये 2 बॉन्ड्स पे आपको इंडेक्सेशन मिलता है। उसके बाद जो नॉन रेसिडेंट का प्रोविजन है ना, टीटीबीआर टीटीएसआर वाला, नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदता है, बॉन्ड्स खरीदता है, फॉरेन करेंसी में खरीदता है, तो उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करना होता है, फिर वापस से रुपीज में, वहां पर भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। फिर 112 है जो स्टॉक मार्केट वाला सेक्शन अभी आने वाला है, वहां भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट मार्केट लिंक डिवेंचर जो आपका है, वहां पर भी आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं है, चेक कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। अब 54 से लेकर 54 तक, 54F तक 4-5 एग्जेम्पशन है, एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सेक्शन 54 के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको क्या बेचना है, इसमें आपको एक लॉन्ग टर्म घर बेचना है। लॉन्ग टर्म घर बेचकर क्या खरीदना है, एक दूसरा घर खरीदना है, ठीक है। बेचना भी घर है, खरीदना भी घर है, लेकिन जो बेच रहे हो घर कैसा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। और घर का भी लॉन्ग टर्म होता है, 24 महीने के बाद, 24 मंथ के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब कितने समय में खरीदना है, डेट ऑफ ट्रांसफर के पिछले 1 साल में भी खरीद सकते हो, या डेट ऑफ ट्रांसफर के अगले 2 साल में भी खरीद सकते हो, या तो डेट ऑफ ट्रांसफर के बाद अगले 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना चाहिए, ठीक है। ये सबसे पहले। अब सबसे बड़ा रोड़ा क्या बनेगा पता है, रोड़ा बनेगा, देखो अगर आपने घर बेच दिया तो आपको खरीदने के लिए 2 साल का टाइम है और कंस्ट्रक्ट करने के लिए 3 साल का टाइम है, लेकिन बीच में रोड़ा बन जाएगी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बोलेगी भाई इनकम टैक्स रिटर्न भरो, कैपिटल गेन्स पे टैक्स भरो। तो मैं कैसे टैक्स भरूं, मुझे तो गवर्नमेंट 2 साल का समय दे रही है ना घर खरीदने के लिए, घर खरीद लूंगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम ऑफ डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट लाया है। सो सबसे बेस्ट क्या होगा कि आप 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जो भी आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, उस डेट तक घर खरीद लो ना आप। अगर खरीद लेते हो तो बेस्ट हो जाएगा, अगर नहीं खरीद सकते हो तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप कोई भी गवर्नमेंट बैंक में जाओ, वहां जाकर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर अकाउंट खोलो, ठीक है। उसमें वो पैसा डिपॉजिट कर दो, वो पैसा डिपॉजिट कर दो और फिर बाद में पैसा विड्रॉ करके उसको यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है एग्जाम्पशन मिलने की, अगर आज एग्जाम्पशन चाहिए तो या तो घर खरीद लो, या तो ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के बाद जाओगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न या उससे पहले आपको जाकर पैसा उधर डिपॉजिट कर देना पड़ेगा। अगर डिपॉजिट कर दोगे तो गवर्नमेंट आपको एक एग्जेम्पशन दे देगी, लेकिन बाद में विड्रॉ करके आपको घर खरीदना होगा
और अगर आपने विड्रॉ करके घर नहीं खरीदा 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर घर नहीं खरीदा, 3 साल के अंदर घर कंस्ट्रक्ट नहीं किया, तो 3 साल के बाद वो आपका सारा का सारा एग्जेम्पशन क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा। सब एग्जांपल के साथ लिखवाया हूं, क्लास में चेक कर लेना। वो सारा का सारा एग्जेम्पशन क्या बन जाएगा, आपका डीम्ड इनकम। ठीक है, मान लो आपका 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स है, तो आपने 10 लाख रुपए का कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो 10 लाख रुपए एग्जेम्प्ट। अब आपको उसको विड्रॉ करके घर खरीदना है या घर कंस्ट्रक्ट करना है, नहीं करोगे तो 3 साल बाद आपका 10 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। 54B में 2 साल के अंदर आपको करना है, बाकी सारे सेक्शन के अंदर मैक्सिमम 3 साल का टाइम है, लेकिन 54B में मैक्सिमम 2 साल का ही टाइम है, उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, नाउ 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 एग्जाम्शन कितना मिलेगा सर? एग्जाम्शन देखो, 2 किस्म के सेक्शन है, सारे सेक्शनों में आपको एग्जाम्शन है, सारे सेक्शनों में आपको गेन इन्वेस्ट करना होता है, जितना भी गेन है उतना इन्वेस्ट करो, आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा। 10 लाख रुपए का गेन है, 10 लाख इन्वेस्ट करो, कैपिटल गेन एग्जाम। लेकिन एक सेक्शन है 54F, जहां पर आपको गेन नहीं इन्वेस्ट करना है, बाकी पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना है। अगर पूरा नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करोगे तो पूरा कैपिटल गेन एग्जाम होगा, और अगर पार्टली इन्वेस्ट करोगे तो फिर इतना प्रपोर्शन में एग्जाम होगा, पूरा एग्जाम नहीं करेंगे। कैपिटल गेन्स जितना इन्वेस्ट किया डिवाइडेड बाय कितना कंसिडरेशन। ठीक है, तो मान लो अगर आपका कैपिटल गेन्स है 10 लाख का, ठीक है, आपका नेट कंसिडरेशन है 50 लाख का, ठीक है, तो आपको पूरा 50 लाख इन्वेस्ट करना है, तो आपका 10 लाख का कैपिटल गेन्स माफ होगा। लेकिन अगर आप 50 लाख नहीं बल्कि 30 लाख एग्जाम इन्वेस्ट करते हो, तो फिर 10 लाख इंटू 30 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, इतना ही एग्जाम होगा। ठीक है, कितना हो गया ये? 60% आपका एग्जाम होगा। 30 डिवाइड बाय 50 60%। ठीक है, तो 2 किस्म के सेक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक बार आपने एसेट खरीद लिया, उसके बाद आपको कुछ लॉक इन वॉक इन पे रखना है। यस, उसके बाद आपको लॉक इन है, 3 साल तक आप बेच नहीं सकते हो, और 54EC के अंदर तो 5 साल तक आप बेच नहीं सकते हो। ठीक है, अगर बेच दिया तो क्या करेगी गवर्नमेंट? बेच दिया तो फिर आपको डीम्ड इनकम निकालना पड़ेगा इस तरीके से, कुछ सेक्शनों में इस तरीके से, कुछ सेक्शनों में इस तरीके से। मैंने आपको बता दिया फर्क क्या है। यह है रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच और यह है फुल कॉस्ट अप्रोच। रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच में क्या होता है पता है? जो नया असेट आप बेच रहे हो ना, उसका कंसिडरेशन लिख लो, और फिर यहां कॉस्ट लिखते समय ना नए असेट का कॉस्ट माइनस जो पहले एग्जेम्पशन क्लेम किया था वो माइनस कर देने का। ठीक है, वो यहां पर रिड्यूस कॉस्ट के तौर पे आ जाएगा। फुल कॉस्ट में ऐसा नहीं होता है। फुल कॉस्ट में नए असेट का कैपिटल गेन सेपरेटली लिखो, और पुराने असेट का जो कैपिटल गेन्स विड्रॉ हो रहा है उसको अलग से नीचे ऐड करो। ठीक है सर, कब रिड्यूस कॉस्ट फॉलो करने का, कब फुल कॉस्ट फॉलो करने का, कैसे पता चलेगा हम लोगों को? वो भी मैंने आपको क्लास में बताया था, उसका हिंट दिया था। अगर आपका बेचने वाला असेट और खरीदने वाला असेट दोनों सेम है, दोनों सेम है, जैसे ये पहले सेक्शन के अंदर दोनों सेम है, बेचने वाला असेट खरीदने वाला असेट दोनों सेम है। अगर दोनों असेट सेम है तो आपको फॉलो करना है रिड्यूस कॉस्ट अप्रोच, और अगर दोनों असेट सेम नहीं है, जैसे यहां पर सेम नहीं है, ठीक है, तो आपको फॉलो करना है फुल कॉस्ट अप्रोच। इस तरीके से आपको उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अभी और भी इश्यूज है सेक्शन 54 से रिलेटेड, उससे मैं बात करता हूं एक एक करके। अब 54B के अंदर क्या है? 54B के अंदर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो, जो आपने या आपके मां बाप ने कम से कम 2 साल के लिए यूज किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। चेक करो, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो आपने या आपके मां बाप ने कम से कम 2 साल यूज किया था एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, वो बेच रहे हो, उससे कैपिटल गेन्स आ रहा है। तो अब आपको खरीदना क्या है? कोई और एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो। अर्बन खरीदोगे तो भी चलेगा, रूरल खरीदोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कितने समय के अंदर? 2 साल के अंदर आपको खरीद लेना है। उसके बाद बाकी सब कुछ सेम ही है, यहां पर चेक कर लेना लास्ट तक, कुछ फर्क नहीं है, रिपीटेशन है। ठीक है, 54D में आता हूं मैं। 54D में गवर्नमेंट आप कंपल्सरीली अक्वायर कर रही है। क्या अक्वायर कर रही है? आपकी लैंड एंड बिल्डिंग को अक्वायर कर रही है, जो आप इंडस्ट्री के लिए यूज करते थे, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते थे। कम से कम 2 साल पुरानी लैंड एंड बिल्डिंग होनी चाहिए। तो कम से कम 2 साल पुरानी अगर लैंड एंड बिल्डिंग आप बिजनेस के लिए यूज करते थे, गवर्नमेंट आई, जबरन ले ली और चली गई, तो अब आपको कैपिटल गेन्स लगेगा। तो वो कैपिटल गेन्स को बचाने के लिए आपको क्या करना है? वापस से इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेना है। तो अगर वापस से इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेते हो तो आपको कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा। परचेज करो, कंस्ट्रक्ट करो विद इन 3 ईयर्स, 3 साल के अंदर परचेज कंस्ट्रक्ट कर लो, आपका कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी सब कुछ एंड तक सेम ही है। और यहां पर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि ये सेक्शन सारे एसएससीज के लिए अवेलेबल है। ऑल एसएससीज कैन एंजॉय दिस सेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे एग्जाम के लिए, 54EC। इसमें आप क्या बेच रहे हो सर? लैंड एंड बिल्डिंग जो लॉन्ग टर्म है, बस लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग बेचकर आप 4 किस्म के बॉन्ड्स खरीद रहे हो। लॉन्ग टर्म लैंड बेच रहे हो, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग बेच रहे हो, और 4 किस्म के एसेट्स खरीद रहे हो। सर तो इसमें घर भी हो सकता है, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है। तो सर 54EC और 54F 54 दोनों भी ले सकता हूं, दोनों भी ले सकते हो। ये पांचों सेक्शन भी आप ले सकते हो। यू कैन टेक एनी ऑफ देम, यू कैन टेक ऑल ऑफ देम ऑल्सो। आपको कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में एग्जाम्पशन ले लिया तो दूसरा नहीं ले सकते हो।
दूसरे में ले लिया तो तीसरा नहीं ले सकते हो, जितना कोशिश कर सकते हो लो, जितना टैक्स बचा सकते हो बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी यहां पर कवर हो जाएगी। सारी किस्म की लैंड, सारी किस्म की बिल्डिंग लॉन्ग टर्म होना चाहिए, वो बेचो, कैपिटल गेन्स होगा। उसके बाद आप 4 किस्म के बॉन्ड खरीदो। पहला, एनएचएआई बॉन्ड्स खरीदो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन बॉन्ड, और गवर्नमेंट ने 2 और बॉन्ड नोटिफाई किए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बॉन्ड्स। तो ये 4 किस्म के बॉन्ड्स खरीदो, हम आपके कैपिटल गेन्स यहां पर क्या करेंगे, एग्जाम करेंगे, एग्जाम करेंगे, एग्जाम करेंगे। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको स्कीम ऑफ डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं है, यहां पर आपको बॉन्ड 6 महीने के अंदर खरीद लेना है। डेट ऑफ, बाकी सब जगह स्कीम ऑफ डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहां भी स्कीम ऑफ डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहां भी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर सकते हो। सिर्फ ये इकलौता सेक्शन है जहां पर कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको 6 महीने के अंदर परचेस कर लेना है डेट ऑफ ट्रांसफर के, ठीक है। और यहां पर अमाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर मैक्सिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा ना, नोट नंबर 4 में दिया है, देखो मैक्सिमम अमाउंट आपको जो एग्जाम्पशन मिलने वाला है वो 50 लाख है। 50 लाख से ज्यादा का एग्जाम्पशन आपको इस सेक्शन में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50 लाख का एग्जाम्पशन मिलने वाला है, ठीक है। उससे ज्यादा का एग्जाम्पशन आप इन सेक्शन में उम्मीद नहीं लगा सकते हो। नेक्स्ट 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 क्या है सर, 54F की तरफ बढ़ते हैं। 54F में क्या सीन है सर, 54F में आपको सब लॉन्ग टर्म असेट बेचना है, घर को छोड़कर, घर को छोड़कर बाकी सारे लॉन्ग टर्म असेट बेच दो, सारे लॉन्ग टर्म असेट बेच दो घर को छोड़कर, और घर खरीदो, घर खरीदो, घर खरीदो, घर खरीदो। कभी खरीदो वही सेम टाइम, 1 ईयर बिफोर डेट ऑफ ट्रांसफर के 1 साल पहले, या 2 ईयर आफ्टर डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल बाद खरीद लो, या डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल बाद कंस्ट्रक्ट कर लो कम से कम, ठीक है। और यहां पर हमको एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, देखो यहां पर मैंने आपको बोला, यहां पर भी स्कीम ऑफ डिपॉजिट में आप पैसा डालो, आप ड्यू डेट तक खरीद लो, ड्यू डेट तक नहीं खरीद सकते हो तो स्कीम ऑफ डिपॉजिट में पैसा डाल के बाद में विड्रॉ करके खरीद लेना। अब अमाउंट कितना मिलेगा यहां पर अलग है, देखो यहां पर आपको गेन इन्वेस्ट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया 54F के अंदर आपको पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल एग्जाम्पशन मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है। लॉक इन पीरियड वीरियड वो सब कुछ सेम ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं मैं स्पेसिफिक पॉइंट्स की तरफ। सेक्शन 54 के लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है, देखो सेक्शन 54 क्या बोलता है, लॉन्ग टर्म घर बेचो, घर खरीदो। अब कितने घर खरीदो, सिर्फ एक, और वो भी इंडिया में खरीदना होता है घर, इंडिया के बाहर घर खरीदोगे तो एग्जाम्पशन नहीं मिलता है, सिर्फ एक ही घर खरीदना है। लेकिन अब 54 में गवर्नमेंट ने आपको लाइफ वंस इन ए लाइफ टाइम ऑप्शन दिया है कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक है तो आप वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आप 2 घर में भी इन्वेस्ट करके दोनों का एग्जाम्पशन ले सकते हो। चेक करो प्लीज, ये मैंने आपको बोला था क्लास में कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी परिवार बड़ा होता है, तो एक घर बेचते, थोड़ा दूर शिफ्ट होते हैं लोग, सिर्फ दिल्ली से नोएडा चले गए, दिल्ली से गाजियाबाद चले गए, और या मुंबई से थाना चले गए, या नई मुंबई चले गए, एक घर बड़ा एक घर छोटा बेच के 2 बड़े घर ले लिए। तो उन लोगों के लिए रिलैक्सेशन लाया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। लेकिन ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी आपको हर बार नहीं, हर साल नहीं मिलने वाला, बी वेरी केयरफुल, ठीक है ना। 54F के अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। 54F में आप क्या कर रहे हो, सब कुछ बेच रहे हो लॉन्ग टर्म और घर खरीद रहे हो, तो अब इसके अंदर क्या कंडीशन है पता है, सब कुछ लॉन्ग टर्म बेचकर एक घर खरीद रहे हो ना, तो कंडीशन ये है कि जिस दिन बेच रहे हो ना उस दिन आपके पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम एक घर होना चाहिए या होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी 10-12 घर है तो 54F का एग्जाम्पशन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। 54F का कंडीशन है एक घर होना चाहिए या एक भी नहीं होना चाहिए तो ही मिलेगा ये, ठीक है। अब 54 और 54F दोनों के अंदर गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाया। क्या अमेंडमेंट लाया, देखो पहले कोई अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अब रिस्ट्रिक्शन डाल दिया दोनों सेक्शन में, 54F सेक्शन में और 54 दोनों में। जब आप घर खरीद रहे हो, ठीक है, तो आपका जो घर का वैल्यू है, न्यू इन्वेस्टमेंट है, वो 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा हुआ तो एग्जाम्पशन 10 करोड़ पे रोक देंगे। चेक करो प्लीज, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। मान लो आपने 50 करोड़ का घर बेचा, उस पर 25 करोड़ का कैपिटल गेन्स आ गया, आपने दूसरा घर खरीद लिया 25 करोड़ का, एग्जाम्पशन 10 करोड़ का ही मिलेगा, 15 करोड़ टैक्स भरो, पूरा एग्जाम्पशन नहीं देने वाले। अमीरों की बैंड बजा दी, चेक कर लो, ठीक है। नाउ 54EC में आपको क्या खरीदना है, बॉन्ड खरीदना है। ये बहुत स्पेसिफिक पॉइंट है। मान लो 2015-16 में आपने कैपिटल एसेट कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये ट्रांसफर माना जाता है 15-16 में। और तो टैक्स लेकिन क्या 15-16 में लगता है, नहीं, टैक्स 15-16 में नहीं लगता है, टैक्स तब लगता है जब आपने एसआईटी बेचा। तो मान लो एसआईटी आपने 20 में बेचा, 2020 में, कन्वर्जन आपने 15-16 में किया था, एसआईटी आपने 2020 में बेचा, तो कैपिटल गेन्स आज चार्ज होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको 54EC का एग्जाम्पशन चाहिए तो आपको 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देना। अब डेट ऑफ ट्रांसफर तो 15 में चला गया, ठीक है, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया है कि अगर जब कन्वर्जन होता है कैपिटल एसेट का एसआईटी में, तो आपको 6 मंथ्स ऑन द डेट ऑफ सेल ऑफ एसआईटी काउंट करना है,
नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट। जब कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ था तब से 6 महीना नहीं काउंट करना है, जब एसआईटी बेचोगे तब से 6 महीना काउंट करना है। यहां पर चेक कर लो, ये बोला गया यहां पर, ठीक है, ये यहां पर बोला गया 54 ईसी में, ये नीचे वाले पॉइंट में, ये ऊपर वाले पॉइंट पे मैं आता हूं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको 5 साल तक ये बॉन्ड्स बेचना नहीं है। 54 ईसी वाले बेचना तो छोड़ दो, 5 साल तक आपको इस बॉन्ड को हाइपोथिकेट करके लोन लेना भी अलाउड नहीं है। चेक करो, सिक्योरिटी रख के लोन भी नहीं ले सकते हो 5 साल तक इन बॉन्ड्स को, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, चेक कर लो। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर कंपलसरी एक्विजिशन वाला केस है तो आपका जो टाइम लिमिट फॉर परचेजिंग न्यू असेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कुछ कहां से काउंट होगा, जब से आपको कॉम्पेंसेशन रिसीव होगा तब से काउंट होगा, ठीक है। क्योंकि जब से कॉम्पेंसेशन रिसीव होता है तभी से आपका एक्चुअल में कैपिटल गेन्स लगता है। तो एक कैपिटल गेन्स ये सब केसेस में कब से काउंट होगा, आपका जो भी है टाइम लिमिट टू री इन्वेस्ट एक्सेट्रा, ये सब डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पेंसेशन से आपका काउंट होगा, ठीक है। तो ये है आपका सेक्शन 10 54 से लेकर 54F के कुछ एग्जाम्पशंस। अब आगे बढ़ते टुवर्ड्स सम मोर एग्जाम्पशंस, पे अटेंशन, अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पशन इज ओवर हियर, सेक्शन 1037, वो बोल देता हूं, फिर बढ़ता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो आगे है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 सुन लो, आपके पास कोई अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, कंडीशन नंबर 2, जो आप यूज कर रहे थे या आपके माँ बाप यूज कर रहे थे, आपके माँ बाप यूज कर रहे थे, आप यूज कर रहे थे कम से कम 2 साल के लिए फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होता है, आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, एग्रीकल्चर लैंड है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो वैसे ही कैपिटल एसेट नहीं है, उसमें तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता है, और आप यूज कर रहे थे वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, आपके माँ बाप यूज कर रहे थे कम से कम 2 साल के लिए, और वो गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर लेती है, तो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। और यही सेम लैंड अगर गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर नहीं करती है और आप खुद से बेचते हो, खुद से बेचते हो, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 54B के अंदर जाकर आपको दूसरी लैंड खरीदनी पड़ेगी 2 साल के अंदर, तब एग्जेम्प्ट होगा। तो ये सेम लैंड है, देखो 54B के अंदर भी सेम लैंड है, इधर भी सेम लैंड है, बस फर्क क्या है, 54B के अंदर आप बेच रहे हो और यहां पर 1037 के अंदर गवर्नमेंट कंपलसरीली एक्वायर कर रही है। गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्वायर कर रही है ये लैंड को, तो ऐसे ही माफ कर रही है गवर्नमेंट, आपको कुछ करने नहीं बोल रही है। 54B में एग्जेम्पशन चाहिए, वहां बेच रहे हो तो फिर दूसरा खरीदो तब एग्जेम्पशन मिलेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, चेक कर लो प्लीज। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द टैक्स रेट्स ऑफ कैपिटल गेन्स। उसके लिए आपको अगले पेज पे आना पड़ेगा, पेज नंबर 7.26 पे टैक्स रेट्स। देखो एसटीसीजी के अंदर 2 पॉसिबल टैक्स रेट्स है, एक तो 111 है जो 15% है, जिसके बारे में मैं आज पढ़ने वाला हूं, और उसके अलावा जो भी एसटीसीजी है वो सब नॉर्मल टैक्स रेट्स पे टैक्स होगा, जो स्लैब रेट से उस हिसाब से टैक्स होता है, ठीक है। एलटीसीजी के अंदर 2 स्पेशल रेट है, एक 112A वाला जो हम लोग आज पढ़ने वाले, और एक 112 है जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, सीधा चैप्टर ऑफ टैक्स रेट। तो ये 2 हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ये 2 हम लोग आज पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 112A पढ़ रहे हैं, उसके बाद 111 है तो उसका कॉपी है। 112A के अंदर क्या कवर है, 112A के अंदर सबसे पहले आपका जो असेट है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या क्या कवर है, इक्विटी शेयर होना चाहिए सबसे पहले, लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। कुछ यूलिप्स आल्सो कवर्ड, सम यूलिप्स आर आल्सो कवर्ड, जिसके बारे में हम लोग अभी रिवीजन में पढ़ेंगे आज के चैप्टर के अंदर ही, और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। 4 आइटम कवर्ड है जो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। उसमें से कंडीशन नंबर 2 क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है, 4 किस्म के एसेट है, चारों लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, इसके ऊपर जो इक्विटी शेयर है ना उसके लिए कंडीशन अलग है और बाकी तीनों के लिए कंडीशन अलग है, ठीक है। अब इक्विटी शेयर के लिए कंडीशन क्या है पता है, बोथ खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय एसटीटी भरना जरूरी है, दोनों समय एसटीटी भरना जरूरी है। खरीदते समय भी एसटीटी भरा होना चाहिए और बेचते समय भी एसटीटी भरा होना चाहिए, तो ये इक्विटी शेयर यहां पर कवर हो सकता है। लेकिन बाकी सबके लिए सिर्फ बेचते समय एसटीटी भरना जरूरी है, खरीदते समय एसटीटी नहीं भी भरा होगा तो भी चल जाएगा, ठीक है, इट्स ओके, देयर इज नो इशू। नाउ आईएफएससी के अंदर अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज है तो फिर एसटीटी का कंडीशन आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कंडीशन नंबर 2 इज नॉट एप्लीकेबल। अगर आप आईएफएससी वाले हो तो सिर्फ आपको कंडीशन 1 चेक करना है, कंडीशन 1 इज नॉट रेलेवेंट, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स वालों के लिए कुछ और एक्सेप्शन भी है कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने बोला इक्विटी शेयर्स को अगर इस सेक्शन में आना है तो लॉन्ग टर्म के साथ साथ खरीदते और बेचते दोनों समय पे आपको एसटीटी भरना जरूरी है। लेकिन इक्विटी शेयर्स के लिए कुछ केसेस में एसटीटी नहीं भी भरोगे खरीदते समय तो चल जाएगा, जैसे आईपीओ में एसटीटी नहीं लगता है, नहीं लगता है तो भरूंगा कैसे, बोनस इशू में, सब्सक्रिप्शन बाय नॉन रेसिडेंट टू एफडीआई पॉलिसी, सेक्शन 47 के कुछ केसेस है, किसी से गिफ्ट में मिला इक्विटी शेयर, किसी से बिल में मिला इक्विटी शेयर, तो वो सब केसेस में एसटीटी लगता ही नहीं, जब लगता ही नहीं तो कैसे भरूंगा, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस गवर्नमेंट ने बता दिए। तो अब तक आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर 4 असेट कवर्ड है, इतना याद रखो बस, और लॉन्ग टर्म इतना याद रखो, और एसटीडी वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसटीडी लगना जरूरी है, इतना याद रखो, ये ज्यादा रेलेवेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे एसटीडी वर्ड आ जाएगा समझ लेना 112A की बातें चल रही है, ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म है तो, अगर शॉर्ट टर्म है तो 111A में चले जाओगे। अब
लॉन्ग टर्म में तो यहां पर क्या बेनिफिट है? सबसे पहले बेनिफिट आपको यहां पर 1 लाख रुपए तक का एग्जामेशन है, 1 लाख रुपए तक साल में माफ है, उसके ऊपर 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, 10% टैक्स लगेगा सबसे पहले, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और उसके ऊपर भी 1 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है आपके लिए, वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अच्छा, अगर क्या मेरे को 2.5 लाख रुपए का जो और 3 लाख रुपए का जो बेसिक एग्जामेशन है वो भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। इस इनकम के अगेंस्ट भी मिलेगा? हाँ मिलेगा। इस इनकम के अगेंस्ट भी मिलेगा, 111 के अगेंस्ट भी मिलेगा, 112 के अगेंस्ट भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ किसको मिलेगा वो केयरफुली सुन लेना, ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचयूएफ को मिलेगा, बाकी सबको नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर मैंने 5 लाख रुपए का ये वाला एलटीसीजी कमाया, तो 1 लाख रुपए तो डायरेक्टली एग्जाम्प्ट हो गया इस सेक्शन के अंदर, अब बच गए 4 लाख। अब 4 लाख में से मैं बेसिक एग्जाम्पशन भी माइनस कर सकता हूं। अगर ओल्ड रेजिम में हो तो 2.5 लाख, न्यू रेजिम में हो तो 3 लाख। उतना बेसिक एग्जाम्पशन माइनस करके जो बैलेंस अमाउंट है उसके ऊपर मुझे 10% टैक्स लगेगा। ये सेम चीज आपको 112 के अंदर भी करना है और 111A के अंदर भी करना है और इस सेक्शन 112A के अंदर भी करना है। ये तीनों सेक्शन में ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बी वेरी केयरफुल। अब ये है ग्रैंडफादरिंग क्लॉज, दादाजी वाला क्लॉज। याद करो, ये दादाजी वाला क्लॉज कब एप्लीकेबल है? जब आपने 2018 के पहले शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, 2018 के पहले शेयर्स खरीदे थे तो गवर्नमेंट बोलती है हम आपका कॉस्ट बढ़ा देंगे यार, चलो थोड़ा कॉस्ट बढ़वा के दे देंगे। कैसे बढ़वाएंगे? सबसे पहले एक्चुअल कॉस्ट ले लेने का, 2018 के पहले खरीदा है तो ये एप्लीकेबल है। एक्चुअल कॉस्ट ले लेने का, ये नंबर स्टेप हो गया ना, स्टेप नंबर 1। फिर 31 जैन 2018 की एफएमवी ले लेने का। जब भी ये डेट एग्जाम में आ जाएगी ना, 31 जैन 2018 अगर एग्जाम में आ गई, समझ लेना 112 एप्लीकेबल है। इसका इस डेट का इस प्रोविजन के अलावा और पूरे इनकम टैक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये डेट सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है और कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 31 जैन 2018 डेट आ गई, समझ लेना 112 प्रोविजन ग्रैंडफादरिंग क्लॉज एप्लीकेबल हो गया। समझ लेना 2018 के पहले कोई शेयर्स खरीदे हैं, 2018 के बाद उसको बेच रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आप क्या लोगे? स्टेप नंबर 1, उसका एक्चुअल कॉस्ट कंपेयर विद 31 जैन की एफएमवी, कंपेयर विद सेल कंसिडरेशन विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी लेस है वो स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। फिर स्टेप नंबर 1 से कंपेयर करो, विच एवर इज हायर, वो आपका बन जाएगा एक्चुअल कॉस्ट। चेक कर लो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको दिमाग में रखने होंगे इस सेक्शन से रिलेटेड। सबसे पहले, इस सेक्शन में आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलता है, सॉरी, इंडेक्सेशन बेनिफिट नॉट देयर। सेकंड, अगर आप 112A में कवर्ड हो तो आपको फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 का नाटक नहीं करना है, टीटीवीआर, टीटीएसआर, ये सब कुछ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। थर्ड थिंग, ये एलटीसीजी के अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 से का डिडक्शन भी नहीं मिलता है, चेक करो। ये एलटीसीजी के अगेंस्ट आपको चैप्टर 6 से का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। चौथी चीज, ये एलटीसीजी के अगेंस्ट आपको 87A का जो रिबेट मिलता है ना, 12,500 रुपए का ओल्ड रेजिम में और 25,000 रुपए का न्यू रेजिम में, याद करो, रिबेट वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एलटीसीजी पे अगर लॉस होता है तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करो, क्योंकि एलटीसीजी टैक्सेबल है तो लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करने मिलना चाहिए। एलटीसीजी एग्जाम्प्ट होता तो लॉस भी माफ करवा देते हम लोग, लॉस को भी कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देते। लेकिन क्योंकि यहां पर टैक्स लग रहा है कैपिटल गेन्स पे, तो उसका लॉस भी क्या होना चाहिए? कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक है ना, सब कुछ सेम है। अगर यही सब कुछ सेम यहां पर आकर दो माइनर चेंजेस है 112A और 111A के अंदर। हाउ दिस सेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, पे अटेंशन प्लीज। यहां पर 111A के अंदर सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा, वहां लॉन्ग टर्म था। यहां 15% है, वहां 10% था। वहां 1 लाख का एग्जाम्पशन था, यहां कोई एग्जाम्पशन नहीं है आपको 1 लाख रुपए का, डायरेक्टली 15% पे टैक्स है। इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बिजनेस ट्रस्ट, ये सब कुछ सेम ही है। ठीक है। और यहां पर आपको सिर्फ बेचते समय एसटीटी भरना है, वहां पर आपको इक्विटी शेयर्स के केस में खरीदते समय भी एसटीटी भरना था। बाकी सबके केस में खरीदते समय एसटीटी नहीं भरना था, लेकिन इक्विटी शेयर्स के केस में तो भरना था। लेकिन यहां पर सिर्फ बेचते समय एसटीटी भरना है, चेक कर लो यहां पर। ठीक है। इसके अलावा बाकी सारा सेक्शन सेम ही है और कुछ नहीं है। जब भी एसटीटी वर्ड आ जाएगा और अगर शॉर्ट टर्म है तो यहां पर आ जाओ और लॉन्ग टर्म है तो पिछले सेक्शन में चले जाओ। इट इज एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 8। अगर असेसिंग ऑफिसर को वैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत होती है, बहुत जगह पर इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स में वैल्यूएशन करना होता है, एफएमवी निकालना होता है, बहुत जगह पर निकालना होता है। ठीक है। 1/4/2001 की एफएमवी निकालना होता है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया 31 जैन की एफएमवी निकालना है। ठीक है। फिर कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में तो एफएमवी निकाल रहा है, स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हो तो एफएमवी निकाल रहे हो। तो ये सारे केसेस में एफएमवी निकालने में अगर एओ को दिक्कत होती है तो एओ क्या करेगा? वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। एओ में रेफर द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल एसेट टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। कब कब कर सकता है? एफएमवी क्लेम बाय द असेसी, असेसी ने अपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर से एफएमवी निकाल के लाया है, लेकिन एओ को लग रहा है कि नहीं नहीं गड़बड़ है, वरायंस है, वरायंस मतलब डिफरेंस है तो वो जा सकता है। एओ को लग रहा है कि 15% से ज्यादा का डिफरेंस है, एओ को लग रहा है कि 25,000 से ज्यादा का वेरिएशन है तो वो जा सकता है। और एंड में बोल दिया है एनी अदर सर्कमस्टेंस, जहां पर भी उसको ठीक लगता है, भाई जा तू जाके वैल्यूएशन ठीक से कर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, चेक कर लो।
अब हम लोग बढ़ते कुछ स्पेसिफिक डिस्कशंस की तरफ, जैसे अमेलगमेशन, डीमर्जर, लिक्विडेशन, और चौथा चीज जो हमारा है वो है हमारा, से फॉर एग्जांपल द चैप्टर ऑफ व्हाट, बायबैक। ये चार स्पेसिफिक चीजों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले अमेलगमेशन की बात करते हैं। अमेलगमेशन का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 21B में। अमेलगमेशन क्या है? जब दो कंपनी मर्जर होती है तो उसको बोला जाता है अमेलगमेशन। उसमें कुछ कंडीशंस फुलफिल करने हैं कि सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाने चाहिए, और सारे शेयर होल्डर्स में से कम 75% शेयर होल्डर्स यहां से वहां क्या हो जाने चाहिए, ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अगर इतना होता है कैपिटल गेन्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी होगी। सबके हाथ में टैक्सेबिलिटी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले शेयर होल्डर के हाथ में क्या होगा? मैं अमेलगमेटिंग कंपनी का शेयर होल्डर हूं, सेलिंग कंपनी का शेयर होल्डर हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं शेयर्स दूंगा और बदले में इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स लूंगा। ठीक है, अमेलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स दूंगा और बदले में इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स लेता हूं, तो कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो, कैपिटल गेन्स माफ, शेयर्स दो और इंडियन अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर्स ले लो, कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा। शेयर्स किसके वापस देना है? जो कंपनी बंद हो रही है उसके शेयर्स वापस दे दो, और जो कंपनी नहीं हो रही है, जिसको जो खरीद रही है आपको, उसके शेयर्स ले लो इंडियन कंपनी के, वो इंडियन होना चाहिए, तो कैपिटल गेन्स माफ हो जाएगा। आगे जाकर सर शेयर्स बेचूंगा तो इंडियन कंपनी के, जो नई कंपनी के शेयर्स मुझे मिले वो मैं आके बेचूंगा, तो उसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट वही सेम, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब चेक कर लो, वही पुरानी घिसी पिटी कहानी। अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर का कॉस्ट क्या होगा? वही होगा जो आपने अमेलगमेटिंग कंपनी के केस में चुकाया था, और पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या करोगे आप? क्लब कर लोगे, चेक कर लो। ठीक है, अब उसके बाद में अमेलगमेटिंग कंपनी के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है? बहुत सिंपल है, देखो, अमेलगमेटिंग कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी क्या कर रही है? अपने सारे असेट्स ट्रांसफर कर रही है, तो जो भी कैपिटल असेट वो ट्रांसफर कर रही है अमेलगमेटेड कंपनी को, सब एग्जेम्प्ट है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि सामने वाली कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं, चेक कर लो। ठीक है, उसके बाद अमेलगमेटेड कंपनी के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी है? देखो, उसके हाथ में तो क्या टैक्सेबिलिटी होगी, वो तो असेट ले रहा है ना, वो तो दे कुछ नहीं रहा है, वो तो ले रहा है, वो तो ले रहा है उसके हाथ में, आगे जाकर वो बेचेगा तो उसको टैक्स लगेगा। क्या, कैसे टैक्स लगेगा? देखो, मैं सेलिंग कंपनी हूं, आप परचेसिंग, आप बाइंग कंपनी हूं, मैं अमेलगमेटिंग कंपनी हूं, आप अमेलगमेटेड कंपनी हो, मैंने आपको असेट्स ट्रांसफर किया, तो आप तो असेट ले रहे हो ना, लेते रहो लेते रहो लेते रहो, आपको अभी कुछ नहीं होने वाला। आप जब बेचोगे तब आपके हाथ में सवाल उठेगा कि कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा, आपके हाथ में कॉस्ट क्या होगा? वही कुछ नहीं, जो मेरे हाथ में कॉस्ट था वो आपके हाथ में कॉस्ट, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, चेक करो, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब, बहुत कॉमन सेंस में चलता है पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, तो आपके हाथ में वही कॉस्ट होगा जो प्रीवियस ओनर के हाथ में कॉस्ट था। पीरियड ऑफ होल्डिंग आप मेरे से काउंट करोगे, जब मैंने खरीदा था तब से पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करोगे, ये पता लगाने के लिए असेट लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है, चेक कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अमेलगमेटिंग कंपनी के पास जो भी पीजीबीपी लॉसेस है और यूएडी है, पीजीबीपी लॉसेस और यूएडी है, वो मैं सब आपको दे दूंगा, वो अमेलगमेटेड कंपनी सेट ऑफ कर सकती है, आगे जाकर चेक कर लेना। तो मेरे लॉसेस भी क्या हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब डीमर्जर की बात करते हैं। डीमर्जर में भी सबसे पहले आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा जो सेक्शन 219 AA में दिया है। इट मींस ट्रांसफर बाय अ डीमर्ज कंपनी टू ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग कंपनी। एक कंपनी है जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, उसको डीमर्ज कंपनी बोलेंगे। वो अगर अपना एक यूनिट किसी कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसको बोला जाएगा डीमर्ज कंपनी, और सामने वाली कंपनी को बोला जाएगा रिजल्टिंग कंपनी। तो जो नई कंपनी है वो रिजल्टिंग कंपनी है, जो पुरानी कंपनी है वो डीमर्ज कंपनी है। ठीक है, आई होप एवरीवन इज क्लियर। अब इसके अंदर बहुत सारे कंडीशन है। सबसे पहले सारे असेट्स आपको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, लेकिन फिक्टिशियस असेट्स मत ट्रांसफर करना, वो चलेगा, नहीं ट्रांसफर करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी पड़ेगी, सारे असेट्स एंड लाइबिलिटीज आपको बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे सामने वाला उसको बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, उसके बाद में बदले में क्या दोगे आप? जब मैं अपनी कंपनी के शेयर, अपनी कंपनी के असेट्स आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, तो आप बदले में क्या दोगे? रिजल्टिंग कंपनी बदले में हमारे शेयर होल्डर लोगों को क्या देगी? शेयर्स देगी। चेक करो, शेयर्स देगी, शेयर्स। तो रिजल्टिंग कंपनी हमारे शेयर होल्डरों को, डीमर्ज कंपनी के शेयर होल्डरों को शेयर्स देगी। ठीक है, अब कम से कम 75% शेयर होल्डर यहां से वहां जाने चाहिए, और ट्रांसफर जो होना चाहिए वो जो रिजल्ट जो डीमर्जर होना चाहिए वो कैसे बेसिस पे होना चाहिए? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। गोइंग कंसर्न बेसिस का मतलब क्या होता है? तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो चालू डिपार्टमेंट होना चाहिए। वो बंद हो गया उसके बाद आप बेच रहे हो, वैसा नहीं चलेगा। इट शुड बी एन एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट विच इज वर्किंग, जो चल रहा है उसमें बिजनेस हो रहा है और आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो डीमर्जर माना जाएगा। ठीक है, अगर ये सारे कंडीशंस आप फुलफिल कर लेते हो, कैपिटल गेन्स आपके बहुत सारे एग्जेम्प्ट होने वाले। सबसे पहला एग्जेम्पशन, यहां से जो भी असेट्स वहां ट्रांसफर हुए, यहां से वहां मतलब डीमर्ज कंपनी से रिजल्टिंग कंपनी में जो भी असेट्स ट्रांसफर हुए वो सब एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, सामने वाली रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए। जैसे अमेलगमेशन में अमेलगमेटेड कंपनी का इंडियन होना जरूरी था, वैसे यहां पर रिजल्टिंग कंपनी का इंडियन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा, एक बार मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिया, सामने वाली कंपनी जब बेचेगी तो क्या होगा? उसके हाथ में जब बेचेगी तब कैपिटल गेन्स लगेगा, तो उसके हाथ में कॉस्ट क्या होगा? उसका कॉस्ट, आपका कॉस्ट।
डीमर्ज रिजल्टिंग कंपनी के हाथ में कॉस्ट क्या होगा, जो डीमर्ज कंपनी के हाथ में कॉस्ट था, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्लब कर देने का, ठीक है, वही सेम घिसी पिटी कहानी। नेक्स्ट 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 अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आया, मैं डीमर्ज कंपनी का शेयर होल्डर हूं, ठीक है, मैं डीमर्ज कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे साथ क्या होने वाला है, देखो तेरे साथ क्या होने वाला है, सुन, तू अभी डीमर्ज कंपनी के शेयर्स डीमर्ज कंपनी को वापस दे दे, वापस दे दे, बदले में मुझे क्या मिलेगा, बदले में तुझे 2 शेयर्स मिलेंगे, एक के बदले दो। दो कैसे, एक डीमर्ज कंपनी के रिड्यूस शेयर्स, पेड अप वैल्यू को घटाकर मिलेगा एक रिड्यूस शेयर्स, और एक रिजल्टिंग कंपनी के नए शेयर्स मिलेंगे, तो एक के बदले 2 आइटम मिलने वाले। तो तुझे क्या करना है, डीमर्ज कंपनी के पुराने शेयर्स वापस करने हैं, डीमर्ज कंपनी के रिड्यूस पेड अप, पहले अगर 10 रुपया पेड अप कैपिटल वाला शेयर्स था, एक शेयर का वैल्यू 10 रुपया था, तो अब तेरे को शायद उसको रिड्यूस करके 6 रुपए वाला शेयर्स मिलेगा, तो एक वो मिलेगा और एक रिजल्टिंग कंपनी में शेयर मिलेगा, एंजॉय कर। तो ऐसा करने पर कैपिटल गेन्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, चेक कर लो प्लीज, ठीक है। अब आगे जाकर मेरे हाथ में कॉस्ट क्या होगा इन शेयर्स का, तो उसमें तेको सबसे पहले रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो जो कंपनी बाद में आई, नई कंपनी का शेयर का कॉस्ट पहले निकाल। कैसे निकालू, बहुत सिंपल है, जितना भी तूने डीमर्ज कंपनी में शेयर्स खरीदा था, कितने में, 10 रुपए में फॉर एग्जाम्पल, तो 10 रुपए ले ले, मल्टीप्लाइड बाय कितना असेट्स तूने ट्रांसफर किया डीमर्जर में, जितना भी असेट्स ट्रांसफर किया वो न्यूमरेटर में ले ले, डिवाइडेड बाय जितना भी डीमर्ज कंपनी का नेटवर्थ था, नेटवर्थ डीमर्जर के पहले जो नेटवर्थ था, नेटवर्थ में क्या क्या आएगा सर, पेड अप कैपिटल और जनरल रिजर्व, ये 2 चीज आएगी बस, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तेरा डिनोमिनेटर में ले ले, ये जो भी आंसर आ जाएगा वो तेरी नई कंपनी के शेयर का कॉस्ट हो जाएगा। और सर पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट, पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर चेक कर लो नीचे, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो बैलेंसिंग फिगर वो पुरानी कंपनी के शेयर का कॉस्ट हो जाएगा। इस सब पे मैंने आपको एग्जांपल लिखाया हूं, रिवीजन वीडियो सुनते समय वो एग्जांपल अपने सामने रखना और सुनना, तो और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहां पर भी अमालगमेशन जैसा जो भी पीसीपीपी लॉस है और जो भी यूएडी है, वो आप क्या कर सकते हो, वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, चेक कर लो प्लीज। तो चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का डिस्कशन समझने के लिए आपको थोड़ा सा डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, जो हमने ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ा है क्लास में, ठीक है, रिवीजन वीडियो में बाद में आएगा। अब लिक्विडेशन में सबसे पहले हमको कंपनी के हाथ में क्या होगा वो पता लगाना है, उसके बाद शेयर होल्डर्स के हाथ में क्या होगा वो पता लगाना है, ठीक है। सबसे पहले कंपनी के हाथ में क्या होगा, देखो कंपनी 2 चीज कर सकती है लिक्विडेशन पे, अगर असेट्स खुद बेचती है, कंपनी खुद असेट्स बेच रही है, तो अगर खुद असेट्स बेच रही है तो कंपनी को कैपिटल गेन्स भरना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि खुद असेट बेच रहे हो तो कैपिटल गेन्स भरो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास क्या है, कंपनी खुद असेट्स नहीं बेच रही है, बल्कि कंपनी असेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही है शेयर होल्डर को। अब कंपनी अगर शेयर होल्डर को असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी के हाथ में कुछ भी नहीं होगा, इट इज ए नॉन टैक्सेबल ट्रांसफर, इट इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। लेकिन शेयर होल्डर के हाथ में ये क्या बन जाएगा, डीम डिविडेंड बन जाएगा। अब कितना डीम डिविडेंड बनेगा, डीम डिविडेंड उतना ही बनता है जितना कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। अब मान लो कंपनी ने 15 लाख रुपए के शेयर असेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन अगर कंपनी के पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सिर्फ 5 लाख रुपए का है, तो शेयर होल्डर के हाथ में डीम डिविडेंड कितना होगा, डीम डिविडेंड 5 लाख ही होगा, ठीक है, 15 लाख नहीं होगा, बी वेरी केयरफुल। तो कंपनी ने असेट्स तो 15 लाख के दिए है शेयर होल्डर को लिक्विडेशन पे, लेकिन क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स 5 लाख ही था, तो डीम डिविडेंड 5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो कंपनी को कुछ नहीं होगा, जो भी होगा शेयर होल्डर के हाथ में 5 लाख रुपया डीम डिविडेंड। अब शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन्स भी लगेगा, कैपिटल गेन्स के लिए शेयर होल्डर को निकालना पड़ेगा उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कैपिटल गेन्स आएगा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में शेयर होल्डर क्या लेगा, उसको जो भी पैसा मिला कंपनी से, वो उसको जो असेट मिला उसका एफएमबी ले लेगा, ठीक है, उसमें से तो टोटल क्या मिला उसको, मेरे एग्जांपल में उसको टोटल 15 लाख रुपए का सामान मिला, ठीक है। लेकिन उस 15 लाख में से उसने ऑलरेडी 5 लाख पे टैक्स भर दिया है अंडर इनकम फ्रॉम अदर्स और डीम डिविडेंड, तो वो 5 लाख रुपया उसमें से वो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। वो 5 लाख कौन सा है, वो डीम डिविडेंड का जो 5 लाख है ना, वो यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है। वो माइनस होने के बाद जो भी अमाउंट आएगा वो बच जाएगा उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, उसमें से जो भी एक्सपेंसेस है वो माइनस करेगा, और उसके बाद में उसका वो कॉस्ट निकालेगा, इंडेक्स कॉस्ट, नॉर्मल कॉस्ट, जो भी है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, और उसके बाद उसको एलटीसीजी एसटीसीजी आ जाएगा, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल कि जितना भी डीम डिविडेंड होगा अंडर सेक्शन 222C उतना आप नेट सेल कंसिडरेशन से माइनस कर दोगे, ठीक है। तो जितना भी डीम डिविडेंड होगा उतना आप सेल कंसिडरेशन से माइनस कर दोगे, तो जितना आईएफओएस में टैक्स भर रहे हो उतना अमाउंट आपको कैपिटल गेन्स में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। बी वेरी केयरफुल। एक बार आपका लिक्विडेशन हो गया, उसके बाद का पीरियड आप पीरियड ऑफ होल्डिंग में काउंट नहीं करोगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग में काउंट सिर्फ लिक्विडेशन के डेट तक करोगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको यहां पर जो असेट मिले, ये असेट आगे जाकर बेचोगे तो उसका कॉस्ट क्या होगा, उसका कॉस्ट वही होगा जो ऊपर एफएमवी लिया था, वॉट एवर एफएमवी यू हैव टेकन अर्लियर ऊपर, वही आगे जाकर आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वन, बायबैक के केस में क्या होता है, देखो बायबैक के केस में जो भी होता है ना वो कंपनी को होता है, शेयर होल्डर को कुछ नहीं होता है। मान लो मैं कंपनी हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हो, ठीक है,
तो आपसे मैंने आपके शेयर्स बायबैक कर लिए, तो कंपनी को टैक्स भरना है। कितना टैक्स भरना है? 23.296%। कैसे आया ये? 20% प्लस 12% प्लस 4%। शेयर होल्डर के हाथ में सब एग्जेम्प्ट होता है बायबैक के केस में। कंपनी टैक्स भरेगी। अब कंपनी किस अमाउंट पे भरेगी? 23.296% कैसे आया? 20% टैक्स, 12% सरचार्ज, 4% सेस, इस तरीके से 23.296% आया। कंपनी टैक्स भरेगी। कितने अमाउंट पे भरेगी? कंपनी भरेगी जितना भी आप कंपनी ने शेयर होल्डर को पे किया बायबैक पे, माइनस जितना कंपनी को शेयर होल्डर से मिला होगा जब कंपनी से शेयर्स खरीदा होगा शेयर होल्डर ने। से शेयर होल्डर ने शेयर्स खरीदा 30 रुपीज में और कंपनी उसको बायबैक के टाइम पे कर रही है 100 रुपीज, तो 70 रुपीज के ऊपर जो डिफरेंशियल अमाउंट है ना, 70 रुपीज पे 23.296% का टैक्स लग जाएगा। चेक कर लो प्लीज। अब इस चैप्टर का आखिरी पार्ट जो है वो है यूलिप और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का ट्रीटमेंट। अब यहां पर बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, इसको सबको मैंने बहुत सिंप्लीफाई किया है अपने चार्ट के तौर पे, वो मैं चार्ट आपको बताता हूं। एक एक करके आपको कुछ चीजें यहाँ पर अभी याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको कुछ परसेंटेजेस यहाँ पर याद रखना पड़ेगा जो यूलिप में भी रेलेवेंट है और एलआईसी में भी रेलेवेंट है। दैट इज, अगर पॉलिसी 2003 से लेकर 2012 के बीच में खरीदा था तो आपका एनुअल प्रीमियम 20% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉलिसी 2012 अप्रैल से लेकर मार्च 2013 के बीच में खरीदा था तो आपका एनुअल प्रीमियम 10% ऑफ सम अश्योर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर पॉलिसी 2013 के बाद खरीदा तो बी वेरी केयरफुल, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, डिसेबल नहीं हो, तो आपका एनुअल प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए और डिसेबल हो तो आपका एनुअल प्रीमियम 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परसेंटेजेस आपको सबसे पहले याद रखने पड़ेंगे। अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए यूलिप में और अगर आपको एग्जाम्शन चाहिए एलआईसी का पॉलिसी का पैसा मिलने पर, तो सबसे पहले ये परसेंटेजेस के अंदर आपको रहना पड़ेगा। इसके ऊपर अगर आप चले गए तो फिर एग्जाम्शन से हाथ धो बैठोगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यूलिप के बारे में बात करता हूं। हर जगह पर अमेंडमेंट आए, अमेंडमेंट आए, अमेंडमेंट आए। अब यूलिप के अंदर यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी जिसके अंदर इंश्योरेंस भी होता है और इन्वेस्टमेंट भी होता है। वो म्यूचुअल फंड की तरह भी काम करता है और उसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसी का जो सेफ्टी होती है वो भी होती है। अब इसके अंदर आपको क्या देखना है? 2021 के पहले अगर पॉलिसी इशू हुई थी, मतलब 31 जैन 2021 तक इशू हुई थी तो ट्रीटमेंट अलग है, और अगर फर्स्ट फेब 2021 या उसके बाद इशू हुई है तो पॉलिसी का ट्रीटमेंट अलग है। 2021 तक अगर इशू हुई थी तो आपको सिर्फ परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर आप ये परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे तो आपका जो भी पैसा है मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगेगा, 20% टैक्स लगेगा सेक्शन 112 के हिसाब से। तो बी वेरी केयरफुल। 2021 के पहले सिर्फ परसेंटेज क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया वो फुलफिल करना है। अगर वो फुलफिल कर लिया तो आपका जो भी पैसा है मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर परसेंटेज क्राइटेरिया से ज्यादा प्रीमियम भर रहे हो आप तो आपको एलटीसीजी भरना पड़ेगा मैच्योरिटी पे 20% टैक्स। कितने अमाउंट पे भरेंगे? जो भी कंपनी आपको पैसा दे रही है माइनस आपने जो कंपनी को इतने साल का प्रीमियम दिया है, दोनों का डिफरेंस लेने का, उस पे आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। अब 2021 के बाद क्या हो गया? फर्स्ट फेब 2021 में ऐसा क्या हो गया? अब आपको एक क्राइटेरिया नहीं बल्कि आपको दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। ठीक है तो वो दो क्राइटेरिया कौन से? एक परसेंटेज क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है। अगर परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया तो वैसे ही टैक्स लगेगा जैसे इधर लगता था। ठीक है, लेकिन अगर परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे तो एक पड़ाव पार करोगे, सारे पड़ाव पार नहीं हुए। अब आपको अमाउंट क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। अमाउंट क्राइटेरिया क्या है? कि आपका एनुअल प्रीमियम 2 लाख 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक पॉलिसी खरीद रहे हो तो एक पॉलिसी का 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो खरीद रहे हो तो दो का मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीन खरीद रहे हो, चार खरीद रहे हो, पांच खरीदो, जितनी खरीदना है खरीदो, सारी पॉलिसीज का मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा एनुअल प्रीमियम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो पहले आपको परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल करना है। अगर वो पड़ाव पार कर लेते हो तो फिर अमाउंट क्राइटेरिया पे आ जाओ। सर अगर अमाउंट क्राइटेरिया में गलती हो गई तो सर वो अगर क्रॉस हो गया तो 2.5 लाख से, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर 112A। बी वेरी केयरफुल। अब आपको 112A के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा 10% टैक्स। कितना कितने अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा? जो भी कंपनी ने आपको पैसा पे करी माइनस कंपनी को जो आप पैसा पे कर रहे हो उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। देखो इन शॉर्ट आपको चेक क्या करना है? सबसे पहले आपको डेट चेक करना है, पॉलिसी कब इशू हुई है। 2021 के पहले इशू हुई तो सिर्फ एक ही चीज चेक करना है, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है तो फिर छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं हो रहा है तो फिर टैक्स दो एलटीसीजी 20%। ठीक है, और 2021 के बाद फर्स्ट फेब 2021 है उसके बाद पॉलिसी इशू है तो फिर 2%, दो चीज चेक करना है। पहले तो आपको परसेंटेज क्राइटेरिया चेक करना है। परसेंटेज क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे टैक्स दे रहे हो वैसा दो। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो फिर अमाउंट क्राइटेरिया भी चेक करना है। अमाउंट क्राइटेरिया में अगर आपकी हार हो जाती है तो फिर 10% टैक्स एलटीसीजी 112A
1 लाख का एग्जेम्पशन भी वहां पर मिलता है। ठीक है, अब एक से ज्यादा पॉलिसी होगी तो क्या होगा, एक से ज्यादा पॉलिसी होगी तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहां पर 3 पॉलिसी है, तो यहां पर 3 पॉलिसी है, एक का प्रीमियम 1 लाख है, दूसरे का 1.5 लाख है, तीसरे का 2.5 लाख है। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो सिर्फ ये सिलेक्ट कर लो थर्ड वाली, या तो 1 और 2 दोनों मिलाकर सिलेक्ट कर लो। सिर्फ थर्ड वाली क्यों सिलेक्ट करो सर, सिर्फ थर्ड वाली इसलिए सिलेक्ट करो क्योंकि 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम तक चलेगा आपको। और 1 और 2 दोनों मिलाकर क्यों सिलेक्ट करो सर, दोनों मिलाकर सिलेक्ट इसलिए कर सकते हो क्योंकि दोनों का मिलाकर भी 2.5 लाख क्रॉस नहीं होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ओके, ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी सिमिलर अमेंडमेंट आया है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जो है आपका नॉर्मल इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, जो यूलिप वाला तो मैंने बता दिया, फाइनेंस एक्ट 23 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे अमेंडमेंट आया। अब इसमें यूलिप कवर नहीं है क्योंकि यूलिप ऑलरेडी कवर्ड है ऊपर। ठीक है, डेथ कवर नहीं है क्योंकि डेथ पे जो भी पैसा मिलेगा वो माफ है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी भी कवर नहीं क्योंकि अदर देन लिखा है तो ये सब कवर नहीं है। कीमैन इंश्योरेंस का पॉलिसी हमेशा टैक्सेबल होता है। ठीक है, अब यहां पर भी आपको वही चेक करना है कि 2023 और 2023 के पहले, 2023 के बाद। यहां पर कट ऑफ डेट क्या है, 31 मार्च 2023 लास्ट डेट है। अगर 31 मार्च 2023 तक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदा है तो आपको एक ही क्राइटेरिया फुलफिल करना है, परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर परसेंटेज क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं फुलफिल किया तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब यहां पर टैक्सेबल होगा आईएफओएस में, और एक नए सेक्शन के हिसाब से 56(2)(13) करके एक नया सेक्शन आया, उस हिसाब से टैक्सेबल होगा। और उसमें कैसे टैक्सेबल होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, सेकेंड, अगर 2023 के बाद अगर खरीदा है तो पॉलिसी सर, तो फिर अब दो चीज चेक करना है। पहले परसेंटेज क्राइटेरिया चेक करो, उसमें बाजी मारो, अगर वहीं पे फेल हो गए तो फिर तो टैक्स भरो और क्या। और अगर परसेंटेज क्राइटेरिया पास हो जाते हो तो फिर अमाउंट क्राइटेरिया आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा प्रीमियम नहीं होना चाहिए। सिंगल पॉलिसी का प्रीमियम भी 5 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर एक से ज्यादा पॉलिसी लेते हो तो एग्रीगेट एनुअल प्रीमियम भी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर आपकी टैक्सेबिलिटी पक्की है। अब इन तीनों केस में टैक्सेबिलिटी सेम है। कैसे, जितना भी कंपनी से पैसा मिला इंक्लूडिंग बोनस माइनस आपने जितना भी प्रीमियम पे किया था ओवर द ईयर्स। लेकिन अब यहां पर माइनस करते समय ना वो प्रीमियम मत लेना जिसका आपने पहले डिडक्शन लिया था एटीसी वेटीसी के अंदर। तो अगर आपने एटीसी वेटीसी में इस प्रीमियम का डिडक्शन लिया था ना तो उतना आप माइनस नहीं कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया यहां पर जो आपको बहुत ज्यादा केयरफुली सुनना पड़ेगा। तो यहां पर अलग है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं था। देयर वाज नथिंग लाइक दिस ओवर हियर कि यहां पर माइनस करते समय आप पूरा प्रीमियम माइनस कर सकते थे, लेकिन यहां पर माइनस करते समय आपको प्रीमियम में वो प्रीमियम माइनस करने नहीं मिलेगा जिसका आप पहले चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शन क्लेम कर चुके हो। ठीक है, तो यहां जाकर आपका कैपिटल गेन्स का एग्जॉस्टिव रिवीजन खत्म हो जाता है फॉर सीए इंटर नवंबर 24 एंड मई 24 एग्जाम्स एज पर द न्यू कोर्स। ठीक है, अगर आप लोगों को ये हमारी किताब चाहिए तो ये किताब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, यू कैन गो एंड ऑर्डर फ्रॉम देयर ऑल्सो। बिकॉज ये किताब के साथ अगर आप रिवाइज करोगे, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो स्पेशली, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप सबके पास तो ये किताब है ऑलरेडी। ठीक है, और ये किताब कितनी ज्यादा हेल्प हो रही होगी आप सबको पता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एग्जाम्स बहुत दूर है लेकिन अभी से मैं ऑल द बेस्ट बोलना शुरू कर दूंगा तो आप लोग को थोड़ा फील आएगा कि एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वैसे तो अभी एग्जाम बहुत दूर है, काफी टाइम एग्जाम को, लेकिन अभी से आप कमर कस लो और बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स दो। कोशिश करो कि आप अगर पास होने का एम कर रहे थे तो रैंक लाने का एम रखो, रैंक लाने का एम रख रहे थे तो AR1 लाने का एम रखो। ठीक है, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू। बहुत ही जल्द मैं बाकी के रिविजन वीडियोस भी लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। सो टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो सब लोग अपना। बाय बाय ऑल ऑफ यू।